Namaskar, Vedigan. I, Vaidya Sonal Juryani, welcome you on behalf of Pranabhisar Gurukul. प्राणबीसर गुरुकुल ये वैद्यों को आत्मनिर्भर बनाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वैद्य जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन बनकर समाज में आयुर्वेद के थ्रू बेहतरी ला रहे हैं और बेहतर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो बीते 2 वर्षों से ये प्लेटफॉर्म में कई कोर्सेज ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं, जिसमें कि गर्भ संस्कार, इमरजेंसी इन आयुर्वेद, बोन एंड जॉइंट एक्सेट्रा जैसे कई कोर्सेज ऑलरेडी बहुत प्रतिष्ठित वैद्यों द्वारा लिए जा चुके हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत उत्साह हो रहा है that we are beginning with another series on advanced Panchkarm course, and we are very privileged to have Vaidya Prithvi Raj Ugle sir for the session with us. Then we'll proceed with the session. So Vaidya Prithvi Raj Ugle sir BAMS hai from VPAMC Sangli 2005 batch. Sir MD Panchkarm hai from Dr. GY Patil Ayurved College 2014 batch. As an Ayurvedic practitioner is practicing in the field of Ayurveda past 13 plus years. Sir is having 13 plus years of experience in the field, having experience in treating diseases like thyroid, diabetes, PCOD, skin diseases, digestive disorders, arthritis, rheumatoid arthritis, spine disorders with Ayurveda and Panchkarm treatment for all kind of diseases. Sir is also founder and chief consultant of Vishwa Swasth Ayurveda and Panchkarm Clinic, Pune, with currently 2 branches running in Pune, active since April 2012. Sir is currently Secretary of Ayurveda Practitioner Association and Chairperson at Saturday Club since 2024, and also Joint Secretary at Maharashtra Ayurved Sammelan since 2022. Sir, पूरे इंडिया में 39 लैब टेस्ट करने वाले पहले पंचकर्म वैद्य हैं. So we are very privileged that we have such experienced Vaidya with us, with also serving his duties as Deputy Medical Superintendent at Dr. D.Y. Patil Ayurveda Hospital and Research Center, Pimpri, Pune, since 2018. Along with professional experience, Sir has excelled in public speaking, leading people, and aced in problem-solving, analysis skills, and hospital administrations. Besides academic interest, Sir devotes his time in painting and reading books. Along with that, Sir devotes his time in social work, including proud member of Rotary Club of Nigri, and conducts lecture on Ayurveda awareness in public. I welcome Sir on behalf of everyone present here. Good evening, Sir, and thank you for joining with us for this session. कुछ वैद्यों की रिक्वेस्ट थी, बिकॉज वी हैव वैद्य फ्रॉम 6 डिफरेंट कंट्रीज, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करते हुए, जैसे कि लाजा जैसे वर्ड्स होते हैं जो टिपिकल संस्कृत वर्ड्स होते हैं, उनको संस्कृत अलॉन्ग विद दैट बॉटनिकल नेम और इंग्लिश ट्रांसलेशंस के थ्रू अगर हम प्रोसीड करें, देन दैट वुड बी रियली हेल्पफुल. And that's it from my end, sir. Over to you now, sir. नमस्ते. नमस्ते सर. यस, तो सबसे पहले तो प्राणाभी सर के साथ आज जो हम पंचकर्म के बारे में एडवांस पंचकर्म कोर्स करने जा रहे हैं, तो आज इसका स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर है. तो मैं प्राणाभी सर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा. इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इतने सारे वैद्यों को इकट्ठा करके उनको पंचकर्म को सीखने के लिए जो उत्सुक है ऐसे वैद्यों को इकट्ठा किया है. तो उसके लिए इनकी टीम का मैं तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करता हूँ. आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे. पंचकर्म, व्हाट इज इट्स नीड, और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और क्यों करना चाहिए प्रैक्टिस में, इसके बारे में हम अच्छे से आज डिस्कशन करने वाले हैं. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहौषधीश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणो जलिना चकास्ति भुवने ईयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे, वन्दामहे श्रेयसे, वन्दामहे श्रेयसे.
ठीक है, मेरे बारे में तो मैम ने बता दिया है, तो उसके डिटेल में न जाते हुए आज पंचकर्म के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो व्हाट इज पंचकर्म, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और उसके बारे में कुछ अलग से कंसेप्ट्स जो आगे आप लेक्चर्स में जानेंगे, तो उसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जैसे अभी हमने लास्ट मंडे को एक लेक्चर लिया था, शायद आप में से बहुत सारे लोग वहां पर प्रेजेंट रहे होंगे। तो उसमें हमने देखा था कि पंचकर्म का आज की डेट में स्कोप क्या है प्रैक्टिस में। तो जैसे ग्रोथ इन प्रैक्टिस, हर एक किसी का जो लक्ष्य होता है पंचकर्म के प्रैक्टिस करने का, या भी कोई भी आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे, उनको ठीक करे। अपने पंचकर्म के साथ साथ क्लिनिक पे आने वाले हर एक पेशेंट को हम अच्छे से रिजल्ट्स दे पाए, यह हर किसी का एम रहता है। लेकिन हर कोई प्रैक्टिस में पंचकर्म करता ही है ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों का किसी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं, कुछ लोगों ने सीखा नहीं, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसे हर एक के कोई अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। लेकिन पंचकर्म आज की प्रैक्टिस में या फिर आगे आने वाले एरा के प्रैक्टिस में क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। तो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। तो जिसमें हमने अभी देखा था कि ईरा ऑफ एआई, इसका मतलब क्या है कि आजकल के जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स है उसको अगर हम देखेंगे, तो जहां पर हमारे एक वैद्य की जो बुद्धि होती है, हम जिसे चरक ने कहा है कि अल्पमति वैद्यों के लिए इतना सारा लिखकर रखना पड़ा है, तो उसमें से जो कुछ हम अल्पमति वैद्य है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना हम सोच पाते हैं एक पेशेंट का एक सिम्टम के ऊपर। वो सिम्टम कौन से डिसीज रिलेट कर सकता है, कौन से कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है, ये हम कितना रिलेट कर पाते हैं। लेकिन हमारे बुद्धि के आगे जाकर या आजकल का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमें यहाँ पर क्या करता है कि अगर कोई पेशेंट गूगल पे जाता है और एक आध सिम्टम के लिए सर्च करता है, या फिर जो आजकल चैट जीपीटी आया हुआ है उसके ऊपर सर्च करता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा डिटेलिंग में नॉलेज पेशेंट को भी वो एआई दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट लेनी है या मुझे क्या हुआ है ये डायग्नोसिस करवाने के लिए उसे हर एक डॉक्टर के पास जाने की आज की डेट में जरूरत है ही नहीं है। ऐसा हो चुका है एक्चुअली। अभी उसमें कितना सही है गाइडेंस मिलता है, कितना गलत गाइडेंस मिलता है, वो बात थोड़ा सा नेक्स्ट है। लेकिन पेशेंट को ये सारा गाइडेंस मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स जो होते हैं, उनको क्या होता है कि वो तो ऑलरेडी डायग्नोस्ड होते हैं। यानी मेरे पास अभी कल परसों एक पेशेंट आए थे, उसने कहा कि मुझे योनि कंडू है, उन्होंने कहा कि मुझे योनि धावन करवाना है। तो फिर कहा ठीक है, हमने कहा कि ठीक है आप क्लिनिक में आ जाओ, आप केस हिस्ट्री लेंगे और फिर आपके लिए जो नीडफुल है वो हम करेंगे। नहीं, फिर वो योनि धावन करवाना है तो आप कैसे करते हो, फिर उसमें कटी प्रदेश में आप स्नेहन करते हो क्या, स्वेदन करते हो क्या, उदर प्रदेश पे स्नेहन स्वेदन करते हो क्या, या फिर उसके बाद ये कितने टाइम का होता है, इसमें चार्जेस कितने लगते हैं। यानी पेशेंट को ऑलरेडी सारी चीजें पता है, यहाँ पर स्नेहन कितना है। जितना हमारे पंचकर्म प्रैक्टिशनर्स को पता नहीं है, उतनी सारी चीजें हमारे पेशेंट्स को पता है। तो ये एरा ऑफ एआई में उन्होंने गूगल करके गूगल डॉक्टर खुद से बन गए हैं। आगे हम एक शब्द देखने वाले हैं कि जो वैद्य मानिनस्य, इसमें से इनको ट्रीटमेंट देनी है नहीं देनी है वो अलग बात है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में पेशेंट्स को बहुत सारा नॉलेज रेडीली अवेलेबल हो चुका है। पहले तो ऐसा होता था कि जिसने अच्छे से पढ़ाई की है, जिसने चरक पढ़ा है, सुश्रुत पढ़ा है, वाग्भट पढ़ा है, उसके ऊपर मंथन किया है, कुछ पेशेंट्स देखे, फिर उसी को हम वैद्य कह सकते थे। लेकिन आजकल की डेट में ये सारा नॉलेज इंटरनेट में अवेलेबल होने की वजह से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है और उसका सही गलत दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एक चीज जो है कि इसमें डीप नॉलेज लेकर जो प्रोसीजर्स होती है वो पेशेंट्स आज की डेट में घर पे नहीं कर सकता है। किसी को अगर समझो कि जैसे मॉडर्न साइंस में किसी को सलाइन लगाना है, तो मुझे नहीं लगता कोई अपने आप खुद से सलाइन लगाता होगा घर पे, क्योंकि उस प्रोसीजर्स को जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स है उन्होंने थोड़ा सा प्रेस्टिजियस करके रखा है, उनको थोड़ा सा इस तरह से करके रखा है कि उनको करना है तो आपको किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के पास, किसी क्लिनिक में ही जाना होगा अगर प्रोसीजर्स करवाने हैं तो। नहीं तो फिर आप वो घर पे नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द काउंटर मिलने वाले बहुत सारे मेडिसिन है, मुझे बुखार आ गया तो वो काउंटर पे जाते हैं,
जो भी कोई मेडिसिन देने वाला बंदा रहता है उसको बात करते हैं कि मुझे बुखार है, वो एक दो चार क्वेश्चन पूछ लेता है, वो बोलता है कि बुखार के साथ खांसी है क्या या फिर सर्दी हुई है क्या, एक दो क्वेश्चन पूछता है, कोई मेडिसिन वो दे देता है। तो ऑन द काउंटर विदाउट डॉक्टर दे कैन प्रिस्क्राइब और ये कैन टेक द मेडिसिन। तो इस तरह से अगर हो सकता है तो फिर हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिस में आगे जाके क्या सीन होने वाला है। तो हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिस में तो ऑलरेडी ये हमारा सबसे जो बलस्थान है वही हमारा दुश्मन बन चुका है कि हमारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, चलो फिर ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी गंधर्व हरित की, इच्छा भेदी, आरोग्य कपिला, एक बार पे लोगों को ये पेट साफ होने की दवाई है पता चल गया तो वो सालों साल खुद भी लेते हैं और दूसरों को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, मुझे फायदा हुआ तू भी ले। तो ऐसा एलोपैथी में या फिर मॉडर्न साइंस में नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, ये बात गलत है सही है ये बात की बात है, लेकिन ये आज की डेट में चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसके आगे जाके दो कदम पेशेंट्स को जो हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जो पंचकर्मा के प्रोसीजर्स कर सकते हैं, उसमें हमें एक जो कॉन्फिडेंस या फिर निष्णात या फिर जो कह सकते हैं कि उसका जो कौशल्य है, जैसे हमने टैगलाइन ही ली थी कि कर्मसु कौशल्यम, ये हमारी टैगलाइन इस कोर्स की है। तो आपको वो कर्म करना है, उसमें कुशलता आपको प्राप्त करनी है। तो उससे क्या होने वाला है कि आपका जो प्रोसीजर्स आप करने वाले वैद्य हो तो कम से कम वो करवाने के लिए तो पेशेंट का आपके पास आना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको उसका डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री लेना है, जो भी करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है वो आप दोगे। लेकिन ये सारी चीजें आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ये रियल फैक्ट है। फिर इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे बात ऐसा होता है कि हम पेशेंट को, अभी मेरे पास एक रिसेंटली एक पेशेंट आया था जिसको 5 से 7 साल की से कॉन्स्टिपेशन है। वो हर रोज क्या करता है कि पेट सफा चूर्ण ले रहा है, कायम चूर्ण ले रहा है। उससे पहले तो 1 चम्मच से होता था, अभी 2 चम्मच से भी नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको कुछ ऐसा समझ में आ गया कि जो टॉयलेट में एक स्प्रे होता है, वो स्प्रे अगर अंदर पुश करते हैं तो वो पानी अंदर चला जाता है, उससे भी उसका पेट साफ होता है। तो फिर वो करने लगा, फिर अभी उससे भी नहीं हो रहा है। तो फिर ये 5-7 साल सारे उसके ट्रायल एंड एरर्स करने के बाद वो मेरे पास आया है और वो भी कह रहा है कि फिर मुझे कोई ऐसा मेडिसिन दो जिससे पेट साफ हो जाए। फिर वहां पर हमारा जो लिमिटेशंस क्या रहने वाला है कि उसको कितना भी मैंने चूर्ण दिया, कितनी भी गोलियां दी, तो वहां पर की रुक्षता उसके शरीर में आ चुकी है ड्यू टू द एज और उसके बाकी सारे जो फैक्टर्स रहेंगे उनका अगर मुझे काउंटर एक्ट करना है तो उसे मुझे स्नेहपान देना होगा, उसको बस्ती देनी होगी, उसको विरेचन कराना होगा। अगर वो मैं नहीं कराऊंगा तो फिर मैं उसके जो 5 से 7 साल का कॉन्स्टिपेशन है वो किस तरह से रिलीव करूंगा। तो उसके लिए प्रोसीजर्स का वहां पर इंपॉर्टेंस आ जाता है और लिमिटेशंस ऑफ मेडिसिन भी वहां पर आ जाती है। ये सारी चीजें होने के बावजूद, ये चलो पेशेंट के बारे में भी हम सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन हम अगर ये प्रोफेशन करके काम कर रहे हैं तो इसमें अगर हमें आज की डेट में एज कम्पेयर टू मॉडर्न साइंस के पास आने वाले पेशेंट्स रहेंगे, उसकी कंपैरिजन में हमारे पास आने वाले पेशेंट्स का नंबर थोड़ा कम ही होता है, ऐसा हम समझ चले। भले वो आगे जाके इम्प्रूव होगा, जितने आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जितने आप अच्छे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ट्रीट करेंगे तो ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी, लेकिन फिर भी फैक्ट जो रैशनल है वो ये है कि आपके यहाँ पर जो भी पेशेंट्स का नंबर होता है वो थोड़ा कम ही होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रैक्टिस या फिर अदर पैथीज। तो उसमें अगर हम हमारे प्रोसीजर्स अगर उसमें इन्वॉल्व करेंगे जो पंचकर्मा के हैं, तो वहां पर क्या होने वाला है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ेंगे क्योंकि रिजल्ट्स बढ़ने वाले हैं और जो अर्निंग का पार्ट है वो भी वहां पर बढ़ने वाला है। तो ये इकोनॉमिक्स भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद अगर हम पंचकर्मा सीखने के बाद करियर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है इनके बारे में अगर देखेंगे तो जॉब्स इन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, अगर आप देखेंगे तो अभी आज का जो गवर्नमेंट है वो आयुर्वेद के लिए बहुत प्रो है, आयुष मिनिस्ट्री हो चुकी है। उसके बाद आयुष के लिए बहुत सारे जो मेडिको लीगल चीजें होनी चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने चाहिए, उसके लिए सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो उसके लिए आगे जाके हर जिले में, हर तालुके में बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं। तो आपको भी अगर वहां पर काम करना है तो अगर आपको ये तो मेडिसिन डिस्पेंसिंग करने वाले डॉक्टर्स जो रहेंगे उनके लिए तो वहां पर वैकेंसी रहेगी, लेकिन जो आयुर्वेद में पंचकर्म जानने वाले डॉक्टर्स रहेंगे उनका वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है, ये आपको जानने वाली बात है। फिर वेलनेस सेंटर्स, रिसोर्ट्स, ये तो जितने आयुर्वेद हॉस्पिटल है उससे कम से कम 20 से 50 गुना ज्यादा रिसोर्ट्स आज की डेट में है। तो वहां पर वो सारे जो चिकित्साएं चलती है, सही गलत बात की बात है, लेकिन बहुत सारी जगह पर स्पास चलते हैं।
क्योंकि हमने हमारी पैथी को, हमारे पंचकर्म को उतना प्रमोट ही नहीं किया है। तो उसके लिए हमारे पंचकर्म करने वाले डॉक्टर्स उतनी मात्रा में सोसाइटी में होने चाहिए। ये एक आम बात होनी चाहिए कि हाँ, पंचकर्म करने से रिजल्ट्स आते हैं और पंचकर्म करने से बीमारियां अच्छी तरह से समूल नष्ट भी हो जाती है। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग योर ओन पंचकर्म क्लिनिक इज ऑल्सो स्कोप इन करियर, क्योंकि अगर आप अपना पंचकर्म का क्लिनिक स्टार्ट कर लेते तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, वो सारी चीजें आपको आपके पंचकर्म प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए मदद करेंगी। तो जैसे अगर आप कोई जनरल प्रैक्टिशनर है और अभी तक आपने पंचकर्मा की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप आपके प्रैक्टिस में पंचकर्मा को एज अ एड ऑन सर्विसेज करके ऐड कर सकते हैं अभी के लिए, और लेटर ऑन यू कैन शिफ्ट टू द प्योर पंचकर्मा प्रैक्टिशनर्स। ये भी हो सकता है। और इसका स्कोप सिर्फ इंडिया में ही है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका स्कोप तो सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी है। जो मनुष्य है वो सिर्फ इंडिया में नहीं रहते, वो आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, तो उनको भी वो सारी चीजें होने वाली है, उनको भी वो सारे कॉम्प्लिकेशंस है। वो भी एलोपैथी के या फिर मॉडर्न साइंस के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक आयुर्वेदा अगर देना है तो वहां पर हमें पंचकर्म प्रैक्टिशनर होना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह की यूरोप में, यूएस में, गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी डिमांड है। अगर हम आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वी शुड बी नोइंग पंचकर्म। हाँ, वहाँ के लॉज के अनुसार वहां पर कुछ लिमिटेशंस है, जरूर है, आज की डेट में है, लेकिन हम अगर वहां पर निष्णात रहेंगे तो हम सादी सादी मेडिसिन से भी, छोटे छोटे पंचकर्म करके भी वहां पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स है जो आउट ऑफ इंडिया भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे नेदरलैंड्स में है, तो वहां पर भी वो पंचकर्मा की प्रैक्टिस करती है, तो उसको वहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो पेशेंट्स वहां पर उसको अटैच होते हैं। बहुत बार ज्यादा मेडिसिन खाने के लिए पेशेंट्स रेडी नहीं होते, लेकिन एक आध प्रोसीजर करने के लिए रेडी होते हैं। अभी रिसेंटली कल ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको माइग्रेन की तकलीफ थी। शी वॉज नॉट रेडी टू टेक मेडिसिन। वो कह रही थी कि मैं मेडिसिन तो नहीं लेने वाली, क्योंकि वो मुझसे इतने दिन लेने के लिए नहीं होता। हाँ, आप एक दो पंचकर्म कराना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। तो इस तरह से शी वॉज लाइक ओनली पंचकर्म करने के लिए तैयार है, लेकिन मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें एडवांसमेंट हो रही है, या फिर ये सारी चीजें हमारे सोसाइटी में चल रही है, तो इसके लिए हमें पंचकर्म सीखना बहुत जरूरी है। अभी इतना तो बेसिक है कि हमको पंचकर्म करना है, ये सबको लगता है कि मुझे पंचकर्म करना है। इसी के लिए तो सभी लोग यहाँ पर इस कोर्स में आज इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको पता है, आप करना चाहते हो, तो आगे मूव ऑन करते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कितने लोग हैं जो पंचकर्म प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेस्परेटली करना चाहते हैं। वो चैट बॉक्स में लिखे कि मी टाइप कर सकते हैं। मुझे देखना है कितने लोग चाहते हैं कि मैं पंचकर्म प्रैक्टिस कर पाऊं। यस, ठीक है। तो चलो आगे, आपको प्रैक्टिस करनी है पंचकर्मा की, ये मुझे पता है, तो इसी के लिए तो आप इस कोर्स में उपस्थित हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे चरक जी ने कहा है कि पंचकर्म का इंपॉर्टेंस, तो आज थोड़ा सा अभी तो पंचकर्म करना क्यों जरूरी है, उसका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो हमने देखा। लेकिन संहिताओं वालों ने क्या कहा है, संहिताओं में क्या है, इसका फायदा रियली होता है नहीं होता है, ये पंचकर्म क्या होता है, और इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम सीखने जा रहे हैं। सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस तरह से नहीं, एक मूलभूत कंसेप्ट जो अगर आप सीख लेते हो तो मैं कहूंगा कि 80% ऑफ योर कोर्सेज ओवर बाय टुडे नाउ। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आप सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आगे जाके जो भी सारा लेक्चर होने वाला है वो इसी कैनवास के ऊपर पेंट होने वाला है। सो दिस इज द कैनवास फॉर द रेस्ट ऑफ द कोर्स। अगर जो भी मैं आगे कुछ बताऊंगा, जो भी कुछ मैं आपसे बात करूंगा, उसके लिए जो रेफरेंस रहेगा वो यही रहेगा। वो आगे हम आज एक कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, उसके बारे में भी डेफिनेटली चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ, अगर पंचकर्म करना है तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे चरक जी ने कहा है कि दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने ही, जीता संशोधनस्तु न तेषां पुनरुद्भवः। यानी बहुत बार पेशेंट का हमारे पास आने के बाद एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि मुझे मेडिसिन कितने दिन लेने हैं, या फिर ये व्याधि मुझे वापस नहीं होगा, विल इट रिपीट अगेन, हाउ मच फ्रीक्वेंटली इट विल अपीयर, ये पूरी तरह से ठीक होगा या नहीं होगा। दिस इज द क्वेश्चन इन द एवरी पेशेंट्स माइंड। अगर we have to resolve this question, though, so we have to go for panchakarma and along with
शमन चिकित्सा आल्सो। तो उसमें दोषा कदाचित कुप्यंती, चरक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर दोष वापस वापस वहां पर बढ़ सकते हैं अगर आपने वहां पर लंघन पाचन शमन चिकित्सा दी है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अंदर पड़ा हुआ है, जो खराब हुआ है, जो बड़ा हुआ है, उसको शरीर से बाहर ना निकालते हुए उसे को अगर उसी जगह पर हम अगर समान अवस्था में लाने का प्रयत्न करते हैं तो थोड़ा भी हेतु संशोधन हो गया, हेतु सेवन हो गया, तो वहां पर ये वापस वापस बढ़ने वाला है और वापस वापस सिम्टम्स आने वाले। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। किसी अगर पेशेंट की बाल्टी में अगर हम उसको समझ लेते कि उसका शरीर एक बाल्टी है, यानी एक बकेट है, तो उस बकेट में अगर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है तो ऊपर से मैंने एक ग्लास भर भी पानी डाला तो वो तुरंत स्पिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट की बाल्टी खाली है, बकेट खाली है और उसमें मैंने ग्लास भर पानी डाला तो फिर उसमें वो स्पिल नहीं होने वाला है। इसी का मतलब क्या है कि जब उसका बकेट भर जाता है और उसके बाद वो थोड़ा भी हेतु सेवन कर लेता है, जैसे आज सुबह ही मेरे पास एक चौधरी करके पेशेंट आया था, वो बोल रहा था कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ, भले राइस खा लेता हूँ, भले मैंने चावल खा लिया या फिर कुछ थोड़ा सा घी भी खा लिया, दूध भी पी लिया, तो मुझे जलन होने लगती है। अभी घी, राइस या फिर दूध, ये सारी चीजें तो पित्तकर है नहीं, लेकिन फिर भी इनके खाने की वजह से उसको जलन होती है। इसका मतलब क्या है कि उसको हेतु सेवन करने के सिवाय नॉर्मल खाने से भी तकलीफ हो रही है। अभी उसमें फिर वो एलोपैथी की मेडिसिन कितने दिन खाएगा? उसके लिए वहां पर उसको इम्पोर्टेंट है कि उसके शरीर का शोधन करना जरूरी है। जीता संशोधनेस्तु, इसमें अगर हमने उसका वमन विरेचन करवा दिया तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आगे हेतु सेवन नहीं करेगा तो वो वहां पर मैं कह सकता हूँ कि वहां पर हेल्दी ही रहने वाला है। अगर नहीं फिर वो मेडिसिन खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा। अभी रिसेंटली एक मुझे लगता है 15 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है जो एमबीबीएस प्रैक्टिशनर है, ही इज वर्किंग एज अ न्यूरोलॉजिस्ट इन सांगली। सो ही कॉल्ड मी कि मुझे बहुत दिन से पित्त की बीमारी हो रही है, तेरा मैं स्टेटस देखते रहता हूँ, बहुत तू कुछ करते रहता है आयुर्वेद में, तो मुझे बता जरा मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसको शरीर में बहुत सारी चीजें जो है वो हर रोज एक पैंडी या फिर रैंटैक लेते रहता था, वो बोल रहे उसी के ऊपर मैं जिंदा रह रहा हूँ अभी, इस तरह के उसकी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन अगर उसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करवाए तो फिर उसमें ये सारी चीजें चेंज नहीं। उस पहले उसको मैंने बताया कि आपको पहले तो आपका डेली शेड्यूल रूटीन मैनेज करना पड़ेगा, या फिर उसको कुछ मेडिसिन भी बताया। लेकिन उसने अगर वमन विरेचन करवाया तो वो ज्यादा दिन के लिए ये सारा जो स्वास्थ्य है उसका अनुभव ले पाएगा। तो उसी तरह से अगर हम पंचकर्म करवाते हैं तो पेशेंट का जो स्वास्थ्य होता है बहुत दिन के लिए बढ़ जाता है। मेरे पास कभी कभी ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर 4 साल पहले जब मैंने बस्ती की थी ना, उसके बाद अभी तक 4 साल में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे कि कुछ लोगों का पेट साफ होता है, कुछ लोगों का कस्टार्कव रहता है, पेन इन एब्डोमेन होता है, तो उसके लिए 4 साल पहले बस्ती किया था, उसके बाद अभी तक 4 साल के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा होने से पहले ही कुछ पंचकर्म करवा लेते हैं। तो इस तरह के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम पंचकर्म करते हैं तो उसका रिकरेंस रेट जो होता है वो कम हो जाता है। ये इस श्लोक से हमें हमेशा याद रखना है। तो अलोंग विथ मेडिसिनल ट्रीटमेंट वी हैव टू गो फॉर पंचकर्म टू अवॉइड द रिकरेंस रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीजेस इन आवर बॉडी। इसके बाद ये मैंने कि यहाँ पर समीकरण या फिर इक्वेशन लिखा हुआ है, रसायन इज इक्वल टू पंचकर्म। आप में से कितने लोगों को लगता है कि रसायन इज इक्वल टू पंचकर्म, ये स्टेटमेंट सही है? अगर आपको लगता है कि ये सही है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट, देन यू कैन राइट नो। प्लीज राइट यस और नो, वट एवर यू थिंक। सही गलत चीज नहीं है, आपको जो लगता है आज की डेट में वहां पर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो, कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने नहीं लिखा है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। रसायन इज इक्वल टू पंचकर्म ऐसा स्टेटमेंट या फिर ऐसा इक्वेशन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ कह रहे हैं। आप एक बार देखिए तो रसायन के फायदे क्या होते हैं। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 1 7वें श्लोक में चरक जी ने लिखा है, वहां पर दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वरोदार्य देहेन्द्रिय बलम परम वाक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभते न रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानम रसादीनम रसायनम। श्लोक का मतलब क्या है वो समझते हैं।
दीर्घम आयु हो, स्मृति मेधा, यानी जो भी पर्सन है वो अगर रसायन सेवन करता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है, दीर्घम आयु हो, स्मृति मेधा बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, आरोग्य उसको प्राप्त होता है, तरुणम वया, इसका मतलब उसका जो एजिंग है वो प्रोसेस वहां पर स्टॉप हो जाता है, इसी के लिए हम उसको रसायन कहते हैं। प्रभा वर्ण स्वरोदार्य, यानी उसका जो प्रभा है, उसका जो स्किन टेक्सचर है, उसकी जो स्किन का ग्लो है वो बढ़ जाता है, उसका वर्ण निखर जाता है, स्वर है इसका, उसकी आवाज अच्छी हो जाती है, फिर उसके शरीर में मन जो होता है उसका पवित्र हो जाता है, देहेंद्रिय बलम परम, देह और इंद्रिय इन दोनों में बल प्राप्त हो जाता है, शरीर भी बलवान हो जाता है और मन और इंद्रिया भी बलवान हो जाती है। वाक सिद्धिम, यानी जो बोलेगा वो करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलेगा और वो सच हो जाएगा, वो जो बोलता है वो करता है और उस तरह के रिजल्ट्स भी उसके लाइफ में आते हैं। प्रणतिम कांतिम, यानी उसकी जो प्रभा है वो बढ़ जाती है, उसका जो शरीर होता है वो आरोग्यवान हो जाता है। लभते न रसायन, ये सारे जो फायदे हैं वो किससे होते हैं? लाभोपायो ही शस्तानम रसादीनम रसायनम, अगर हम शरीर में जो 7 धातु है उनका अगर रसादी जो है, रसादी इसका मतलब 7 होते हैं, उनका अगर रसायन हम करते हैं तो ये सारे फायदे वहां पर हो सकते हैं। ये रसायन के फायदे चरक जी ने बताए। तो आगे जाकर पंचकर्म के फायदे भी उन्होंने बताए हैं। क्या लिखा है उसमें? एवं विशुद्ध कोष्ठस्य, इसका मतलब क्या? जिसमें कोष्ठ का शोधन करने के बाद अगर कोष्ठ वहां पर शुद्ध हो गया तो फिर क्या क्या होता है? कायाग्नि ही अभिवर्धते, उनका जो अग्नि है वो अभिवर्धन हो जाता है, अग्नि की वृद्धि हो जाती है, यानी वो अच्छे से काम करने लगती है। व्याधेशोपशाम्यन्ते, व्याधि जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। प्रकृतिश्च अनुवर्तते, उनका जो शरीर में जो समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, ये जो हम स्वास्थ्य की व्याख्या कहते हैं वो सारा वहां पर उपलब्ध हो जाता है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, उनकी इंद्रिय मन और बुद्धि वर्णस्य प्रसिद्धि, इंद्रिय प्रसादन हो जाता है, मन प्रसादन हो जाता है, बुद्धि प्रसादन हो जाता है, वर्ण प्रसादन हो जाता है, यानी ये सारी चीजें अच्छी हो जाती है, वो सारी चीजें वहां पर उत्पन्न हो जाती है। बलम पुष्टि अपत्यंच, यानी वहां पर बल बढ़ता है, पुष्टि शरीर पुष्ट हो जाता है। अपत्यंच वृषता से जायते, उसमें शरीर में शुक्र धातु या फिर वाजीकरण जो हम कहते हैं उसकी बढ़ोतरी होना भी यहाँ पर हो जाता है। जराम कृच्छ्रेण लभते, जराम कृच्छ्रेण लभते इसका मतलब क्या? उसका शरीर एजिंग प्रोसेस डिले कर देता है, यहाँ पर वो रसायन चिकित्सा के फायदे वहां पर लगते हैं। चिरंजीवती अनामयता, वो चिरम यानी बहुत सालों तक विदाउट एनी काइंड ऑफ डिसीज वहां पर वो अच्छे से रह पाता है। तो ये सारे फायदे अभी हमने जो पहले श्लोक देखा था रसायन, उसी के सारे फायदे पंचकर्म के बारे में भी बताए हैं। तो ये रसायन और पंचकर्म के जो फायदे हैं वो सारे अगर यहाँ पर होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये सारी जो चीजें हैं जैसे कि हमने बताया कि रसायन इज इक्वल टू पंचकर्म, ये इक्वेशन मैच कर रहा है ये दोनों श्लोकों से हमने जो देखा है, तो आप वहां पर थम्स अप का सिंबल क्लिक कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें बराबर है। तो यस, वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पंचकर्म करने से इक्वल टू रसायन वहां पर सारी चीजें समझ में आ रही है, राइट? तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अगर हमारे पास रसायन करने के लिए अवेलेबल है तो फिर हम उस रसायन का सेवन क्यों नहीं कर रहे? और ऐसा भी है कि रसायन सेवन करना है तो फिर हमें वहां पर बोला गया है कि सबसे पहले आप शरीर को शुद्ध करो। अगर किसी कपड़े को कलर देना है तो पहले उसको धोकर अच्छी तरह से शुद्ध करके साफ करके उसके ऊपर इस्त्री करके फिर हम वहां पर कलर देंगे, ना कि वो वैसे ही मला खराब हुआ है, उसके ऊपर कुछ दाग लगे हैं और उसी का अगर हम कलर करने के लिए जाएंगे तो वो अच्छे से कलर नहीं होगा। तो इसके लिए पंचकर्म करने से हमारे शरीर में रसायन करने के लिए एक बेस तैयार हो जाता है, कैनवास तैयार होता है। ये तो पहला इक्वेशन था कि आपको इसका फायदा समझ में आए, हमारे शरीर में क्या क्या पंचकर्म के फायदे होते हैं। प्रैक्टिस वाले फायदे तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या क्या पेशेंट के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी शरीर के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसको हमने जान लिया। अब इसके बाद जो बेसिक हम जिसे पंचकर्म कहते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही नए रहेंगे तो उसके लिए बस ये 2-3 स्लाइड है। पंचकर्म हम किसे कहेंगे? वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त, मोक्षण, ये 5 मेनली नाम लिए जाते हैं जिनको हम पंचकर्म कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। लेकिन वमन कफ दोष जो विकृत होता है उसकी शोधन की प्रक्रिया होती है, उल्टी से हम उसे बाहर निकालते हैं। फिर विरेचन जो विकृत पित्त दोष होता है शरीर से, उसे मल द्वारा बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम विरेचन कहने वाले हैं। जो बस्ती है, गुदमार्ग से हम पेट में जो
पेट में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में वहां पर जो भी औषधि देंगे उससे विकृतवास की शोधन प्रक्रिया करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बस्ती कहने वाले। रक्त मोशन, जो विकृत रक्त होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के अनेक प्रकार होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर समझेंगे। उसी के बाद नस्य यानी शिरस्त्र दोषों की अगर शोधन की प्रक्रिया हमें वहां पर करनी है तो उसके लिए हमें नस्य चिकित्सा करनी है। ये बेसिक 5 नाम क्यों है, तो पंचकर्म यहाँ पर हमने देख लिया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, पंचकर्म इंपॉर्टेंट है ये तो देख लिया, लेकिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कर सकता है पंचकर्म, ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। अगर हम किसको करना ये ही नहीं जान पाएंगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन। जिसके लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि किसको करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी समझो कि किसी का लॉटरी का टिकट लगा है और आपने वो पर्सन को देने की जगह किसी और ही पर्सन को दे दिया तो कितना बड़ी बात हो जाएगी। तो उस तरह से ना हो जाए इसके लिए आपको ये लॉटरी का टिकट जिसको लॉटरी लगी है उसी को देना है। तो किसकी लॉटरी लगी है, पंचकर्म करने वाले की। यानी जो अभी हमने पहले श्लोक देखा, रसायन के फायदे, पंचकर्म के फायदे, ये तो लॉटरी से कुछ कम नहीं है। यानी लॉटरी में तो 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक मिल जाएंगे, लेकिन अगर बॉडी का इतना ज्यादा अच्छा होने वाला है तो उससे भी ज्यादा ये मूल्यवान चीज है, हम कहेंगे ऐसा नहीं है। तो फिर किसको देना चाहिए, किसकी लॉटरी लगी है, तो ये तो अभी जान लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 कंसेप्ट इसमें रहेंगे। तो इसमें क्या कंसेप्ट रहेगा कि शरीर में मध्य दोष अवस्था, हीन दोष अवस्था, बहुदोष अवस्था, ये 3 अवस्थाएं होती है। आपको सबसे पहले इसको समझना है कि ये क्या होती है। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे भी जानने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि बहुदोष अवस्था, शरीर में दोष बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो फिर उन दोषों को अगर हमें बाहर निकालना है तो कब निकालना है। मध्य दोष अवस्था यानी क्या होता है, हीन दोष अवस्था यानी क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। राइट साइड में व्हाइट कलर में हमने जो एक एग्जाम्पल लिखा है उसका थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपके घर में या फिर आपके मोहल्ले में कोई एक शरारती बच्चा होता है जो हर एक किसी के साथ शरारत करता है, तो फिर उसको थोड़ा सा समझाने के लिए आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा डांटते हो, थोड़ी आंखें बड़े करते हो और उससे बात करते हो कि इस तरह से वापस नहीं करना है, इस तरह से बड़ों के साथ बात नहीं करते हैं, इस तरह से अगर करोगे तो थोड़ा सा उनको डांट देते हो। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा अगर शरारती है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस हद से आगे बढ़ जाता है और वो कोई गुंडा मवाली जैसा बिहेव करने लगता है, और इफ ही इज ट्राइंग टू डूइंग सम रैंडम थिंग्स लाइक, अगर वो किसी की चोरी कर रहा है, किसी को धमका रहा है, किसी की छेड़ निकाल रहा है, तो अगर ये सारी चीजें अगर वो कर रहा है तो उसको हम गुंडा मवाली कहेंगे। तो वो एक अगली अवस्था हो गई। और अगर कोई ऐसा है कि जो उसके मोहल्ले में या फिर उस सिटी में रहने की वजह से बहुत ज्यादा उस लोगों पर रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनकी डे टू डे लाइफ अगर डिफिकल्ट हो रही है, तो फिर पुलिस वहां पर क्या कहती है कि इसको ये सोसाइटी में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, इसको यहाँ से बाहर निकाल देना ही अच्छा है। तो उसे हम तड़ीपार अपराधी कहते हैं। तो ये तीनों स्टेज हमारे शरीर में जो दोषयंती दोषाः, जो दुष्ट होते हैं उन दोषों को भी अप्लाई होती है। यानी अगर दोष थोड़े से बड़े हुए हैं, चय अवस्था में है, तो फिर वो शरारती बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। तो फिर हीन दोष अवस्था है, तो उसमें हमें उनको बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा डांट के, थोड़ा सा आंखें बड़े करके उससे हम बात कर सकते हैं। इसके लिए वहां पर थोड़ा सा लंघन करना, थोड़ा सा पाचन करना, हेतु सेवन बंद करने देने के लिए बोल सकते हैं, तो जिससे वहां पर शरीर में वो सारे दोष समान अवस्था में आ सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी वो ठीक नहीं हो रहे, उससे भी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, तो हमें वहां पर थोड़ा दीपन पाचन की अगली स्टेज में कुछ शमन औषधियां भी वहां पर देने की जरूरत पड़ सकती है। अगर उस स्टेज में हम उसको मेडिसिन दे देते हैं तो फिर वहां पर समान अवस्था में सम अवस्था में आ सकता है। लेकिन अगर वो उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी रुल्लास हो रहा है, पेशेंट को कभी उल्टी हो रही है, कभी जुलाब हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल रहा है, या फिर उसको कभी जैसे कि बड़ी बीमारियां जैसे पैरालिसिस हो गया है, या फिर माइग्रेन हो रहा है, या फिर बहुत सारी बीमारियां हो रही है जिससे पेशेंट का स्वास्थ्य ही बिगड़ गया, तो फिर हमें वहां पर वो तड़ीपार अपराधी की तरह वहां पर शरीर में दोषों को बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये जो शरारत के ग्रेडेशंस है जिसको हम समझ सकते हैं, तो उनको अगर हम प्रॉपर तरीके से जिस तरह से मैनेज करने वाले, उसी तरह से दोषों से भी हमें बर्ताव करना है। अगर दोष थोड़े बड़े हैं तो हमें वहां पर लंघन या फिर वहां पर उसको कुछ
हेतु सेवन बंद करने के लिए बोलना है। मध्यदोष अवस्था है तो दीपन, पाचन, शमन चिकित्सा देनी है। और अगर बहुदोष अवस्था है तो फिर उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए पंचकर्म चिकित्सा यानी शोधन चिकित्सा करनी है। तो ये 3 अवस्थाएं दोषों की जो होती है उनको हमने यहाँ पर समझ लिया। फिर इसके बाद जो अगर एक ग्रंथ में ही उदाहरण आया हुआ है, अगर किसी खेत खलियान में अगर थोड़ा पानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, उसको अपने आप छोड़ देने वाले। जो सनलाइट होगी उसकी वजह से वो ड्राई अप हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो थोड़े से पंखे लाके वहां पर रख देंगे, जिससे क्या होगा कि वो ड्राई हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, खेत पूरी तरह से पानी से भर गया, तो फिर वहां पर जो बांध होता है उसको फोड़कर हम उसके ओवरफ्लो होकर बाहर निकालने के लिए या फिर उसको निकल जाने के लिए रास्ता करके देंगे। तो वो जैसी अवस्था है, पहला जैसे कि उसको कुछ नहीं करेंगे, वहां पर सनलाइट और हवा के भरोसे छोड़ देंगे, तो वो है लंघन या फिर हेतु सेवन बंद करना। मॉडरेट अवस्था इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा मात्रा में उससे पानी है तो हमें वहां पर कुछ जैसे कि फैन लगा दिए, जिससे ड्रायर लगा दिए, तो जिससे क्या होना, वहां से वो पानी थोड़ा सा निकल जाएगा या फिर इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन उससे भी अगर वो नहीं होने वाला है तो वहां पर वो पानी अगर बहा देना ही इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह से हमें वहां पर पंचकर्मा भी करना है। तो ये दो जो एग्जाम्पल्स है, इससे आप समझ सकते हो कि हमारे शरीर में पंचकर्म की अवस्था कब होती है। यानी पेशेंट आपके सामने बैठा है तो उसको आता है तो तुरंत पंचकर्म करना है, ऐसा नहीं है। तो आपको पहले उसकी हीनोदोष अवस्था, मध्य दोष अवस्था और बहुदोष अवस्था, इनको समझ लेना है और फिर उसके बाद ही उनको पंचकर्म करना है। अभी ये तो समझ लिया हमने बेसिक, यानी हर एक पंचकर्म, जैसे आगे हम पूरा कोर्स है जिसमें वमन किसको करना है, क्यों करना है, किसको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, वो सारी चीजें तो हम बाय डिफॉल्ट सीखने ही वाले। वाम्य कौन है, अवाम्य कौन है, वैसा ही क्यों है, अगर अवाम्य को हम वमन दे देते हैं तो वो क्या होता है, उसका कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकता है, तो वो ना हो इसके लिए क्या करना है, वो तो हर एक लेक्चर में हम देखने ही वाले। लेकिन बेसिकली आपके सामने जो पेशेंट आ जाता है तो उसको डायग्नोज करना और फिर उसकी चिकित्सा डिसाइड करने के लिए बेसिक आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो जैसे कि आयुर्वेद में ऑलरेडी कहा है कि रोगम आदौ परीक्षित तदनंतरम औषधम। ऐसा नहीं करना है कि अभी विरेचन का सीजन चल रहा है तो हर कोई आएगा उसको विरेचन ही देना है। तो पहले रोग की डायग्नोसिस करनी है, इसका मतलब उसका रोग क्या है, उसकी दोषों की अवस्था क्या है, वो देखना है। फिर उसके लिए पंचकर्म अगर वो योग्य है तो उसके हमें वहां पर पंचकर्म जरूर करना है। लेकिन अभी किसको नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। पहला ही रेफरेंस लेते हुए आगे हम देखेंगे, सर्वदेह प्रसृतान सामान दोषान न निर्हरेत, लीनान धातुषु अनुत्कृष्टान फलाद आमात रसानिव, आश्रय से ही नाशाय ते स्यु निर्हरत्वतः। इसका मतलब क्या है, व्हेन टू डू पंचकर्म जैसे हमने देख लिया, लेकिन व्हेन नॉट टू डू पंचकर्म इसमें है कि सर्वदेह प्रसृतान, अगर दोष पूरी बॉडी में फैल गए हैं, द दोषास आर इन हैव फ्लोन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सभी धातुओं में चले गए हैं, तो उसमें साम दोष है उसके साथ साथ, तो दोषा न निरहरे, उनको पहले कोष्ठ में लाना जरूरी होता है। लीनान धातुषु अनुत्क्लिष्टान, लीन हो गए यानी हर एक धातु में वो जाके चिपक के बैठ गए हैं, दे आर टाइड विद धातु, अगर वहां पर वो चिपक के बैठ गए, बांध कर रखे, उनको रखा है, इस तरह से अगर है, अगर हम उसको सिर्फ वमन के लिए, विरेचन के लिए कोई मेडिसिन देंगे तो फिर वहां पर वो दोष बाहर नहीं आने वाले। लीनान धातुषु अनुत्क्लिष्टान, धातुओं से वो चिपक कर बैठे हैं, तो हमें वहां से उनको उसी तरह से बाहर नहीं लाना है। लाना है तो कैसे लाना है वो भी बताया है, लेकिन इनको बाहर नहीं लाना है। फलद आमद रसानी, अगर कच्चे कैरी जो होती है, कच्चा आम जो होता है, तो उसको अगर हम निचोड़ने का प्रयास करेंगे तो फिर जैसे वो उसका नाश हम कर देंगे, उससे कुछ फल नहीं आने वाला, उससे कुछ रस नहीं निकलने वाला कच्चे आम से। तो उस तरह से हमें, अगर जिससे कच्चे आम का नाश हो जाएगा, उस तरह से अगर हम शरीर में लीन हुए साम दोष यानी आम के साथ जो बैठे हुए हैं, उनको अगर बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो फिर शरीर का भी नाश हो सकता है। शरीर का नाश हो सकता है इसका मतलब क्या, वहां पर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, व्यापद हो सकते हैं। तो हम सभी तो यही चाहते हैं कि पंचकर्म हम करें और व्यापद ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि साम दोष, लीन दोष हमें पहचानने में आने चाहिए। तो वो कैसे पहचानना है वो भी हम आगे सीखेंगे। तो ये अगर हम समझ सकते हैं कि किसको नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले हम समझ लेते हैं।
अभी जो एक जनरल कंडीशंस है जिनको हमें पंचकर्म के लिए अवॉइड करना है, वो कौन से है जो ग्रंथ में बताया है। अनपवाद प्रतिकारस्य, यानी जिनको पंचकर्म करने की इच्छा ही नहीं है उनको हमें पंचकर्म नहीं देना है। यानी आपने उनको शरीर में यहाँ पर देखा कि उसका केस हिस्ट्री लिया, उसके आपने डायग्नोसिस किया कि बहुदोष अवस्था है, उसके शरीर से दोष अभी पक्व भी हो रहे हैं, वो कोष्ठ में आने की तरह ये तैयारी में है और उनको बाहर निकालना जरूरी है। लेकिन उसको पंचकर्म करने से उसको लगता है कि नहीं, आई हेट दिस। अगर ऐसे कोई पेशेंट्स होते हैं तो उनमें हमें पंचकर्म नहीं करना है, क्योंकि वो सपोर्टिव नहीं होते हैं पंचकर्म के दौरान जो सारी प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए। वो फिर वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं और व्यापक होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हमें जिनको पंचकर्म खुद से नहीं करना है, हाँ पहले उनको आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज पंचकर्म, हाउ इट विल बी वर्किंग, या फिर उसका काउंसलिंग करना है। ये आपको ये कंटिन्यू करना ही है। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं ही करना है, अगर ऐसा कोई बोलता है तो वहां पर जबरदस्ती नहीं करनी है। ये सबसे पहला रूल है। अधनस्य इस तरह से बोला है, तो अधनस्य यानी क्या, तो वहां पर पंचकर्म के दौरान ये प्रोसीजर है, वहां पर हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का जिसके पास तैयारी नहीं है तो उसके लिए हमें पंचकर्म नहीं करना है। क्योंकि अगर वो शुरू कर देता है और बीच में ही किसी कारणवश बंद कर देता है तो फिर हम दोषों को शाखा से लेकर कोष्ठ में लाएंगे, और उनको अगर हम चिकित्सा करके या फिर शोधन करके बाहर नहीं निकालेंगे तो वहां पर वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। फिर कारण कोई भी हो, कोई बोलेगा सर ने आपने बोला था कि 15,000 खर्चा आने वाला है, मैंने 7,000 भर दिया, लेकिन अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई और खर्चा आ गया तो इसकी वजह से मैं ये खर्चा नहीं कर पाऊंगा और आई हैव टू लीव दिस इन बिटवीन। तो इस तरह से अगर होने वाला है तो यू शुड नॉट गो विद दैट पेशेंट इन स्टार्टिंग ओनली। आपको वो पेशेंट को पहले ही बताना है कि आपको ये पंचकर्म में इतने सारे खर्चे आने वाले हैं, इतने दिन लगने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है। भले एक आधो पेशेंट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जो होंगे वो रिजल्ट देंगे और आपको बाकी पेशेंट भी रेफर करेंगे। नहीं तो फिर वो पेशेंट खुद भी नहीं कंप्लीट करेगा और बाकी 4 लोगों को भी बोलेगा। ये पंचकर्म बहुत भयानक प्रक्रिया होती है, इसमें खर्चा भी बहुत आता है और इसके रिजल्ट नहीं आते, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। तो ये अपप्रसिद्धि अपप्रचार भी पेशेंट कर सकता है, तो इसके लिए पहले ही आपको क्लियरिफाई कर देना है। अपरिचारक, इसका मतलब यह कि जिसके साथ समझो कि अभी बैचलर्स रहते हैं तो उनके पास घर पे जाके कुछ जो हम मंडप या विलेपी बनाने के लिए बोलेंगे, या फिर उसको बोलेंगे कि नहीं आपको ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है, तो वो सारी चीजें नहीं करने की वजह उसके आजू बाजू में कोई उसका सगा संबंधी है ही नहीं, तो फिर उसकी वजह से वो पंचकर्म प्रॉपर तरीके से फॉलो ही नहीं कर पाता। तो उस केस में हमें उन लोगों का भी पंचकर्म नहीं करना है। नेक्स्ट है वैद्य मानिनश्य, जिनको वैद्य, खुद को ही मैं वैद्य हूँ, हाँ मुझे पता है मैंने लास्ट टाइम वमन किया था, लास्ट टाइम मैंने विरेचन किया था, लास्ट टाइम मैंने बस्ती किया था, तो इसमें ऐसा ही करते। सामने वाला डॉक्टर आपको अलग से बता रहा होगा तो फिर नहीं नहीं सर इसमें ऐसा नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, मैंने वो लास्ट टाइम किया था वो ऐसा ही हुआ था, वही अच्छा है, आप वही करिए। तो पेशेंट आपको गाइड कर रहा है कि क्या करना चाहिए। तो अगर वैसा है तो फिर आपको उनको पंचकर्म नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी पूरी तरह से कंसल्टिंग नहीं करते, आपको पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, फिर वहां पर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चंडस्य, इसका मतलब क्या कि जो आपकी जो बातें बताई गई है, जो आपने बताया उनको क्या फॉलो करना है, कुछ करना है नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स जो बताए हैं उनको फॉलो नहीं करता है, वो मेरा ही सही है ऐसा करके जो फॉलो करता है उनको हमें पंचकर्म नहीं करना है। असूयकस्य, इसका मतलब क्या कि जिनको पंचकर्म में रुचि नहीं है, या फिर जो तीव्र धर्म अरुचि है, यानी वो पंचकर्म धर्म, धर्म इसका मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है, पंचकर्म धर्म जो है उसमें जो बिलीव नहीं करते, पंचकर्म के रिजल्ट आते हैं, पंचकर्म में ये करना पड़ता है, ये जो लोग बिलीव नहीं करते उनमें हमें पंचकर्म नहीं करना है। यानी बेसिकली क्या है कि जिनको पंचकर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो उसके दौरान जो प्रोसीजर्स होती है वो करना पॉसिबल है, उन्हीं के लिए हमें पंचकर्म करना है। जो बीच में किसी भी कारणवश, फिर फियर की वजह से, खुद को अहंकार की वजह से, फिर उसके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो छोड़ सकते हैं बीच में, तो उन लोगों को हमें पंचकर्म नहीं करना है। क्योंकि समझो ऐसा हो गया कि किसी को अगर अपेंडिसेक्टोमी करने के लिए हमने चालू कर दिया और उसका इंसिजन वगैरह ले लिया, सारा पेरिटोनियम वगैरह ओपन कर दिया और बीच में ही छोड़ना पड़ा, तो वो जैसे बीच में नहीं छोड़ सकते, उसको पूरा ही करना पड़ता है।
उसी तरह से हमें पंचकर्म भी स्टार्ट कर दिया, बीच में नहीं छोड़ सकते, उसको पूरा ही करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी कारणवश उसको कुछ मैनेज करना पड़ा, कुछ दूसरे कारण आ गए, तो उसके लिए हम, जैसे कि ड्यूरिंग पंचकर्म किसी पेशेंट का अगर पीरियड्स आ जाता है फीमेल्स का, तो फिर हमें वहां पर वो उसको पोस्टपोन करना पड़ता है, या फिर वहां पर सूझबूझ देखकर उसमें हमें फिर से एक बार वुमन करना है, विरेचन करना है कि नहीं करना है, उसका निर्णय लेना होता है। तो उसी तरह से अगर कुछ हो जाता है तो हमें वहां पर इन सारी चीजों का उसमें उपयोग करना होगा। फिर इसके बाद अति क्षीण बल मांस शोणितस्य, जिनके ऑलरेडी शरीर में धातुओं का क्षय है या फिर उनमें बल नहीं है तो उनमें नहीं करना है। असाध्य रोगोपहतस्य, जिनमें बहुत सारी असाध्य व्याधियां हो चुकी है तो उनमें हमें पंचकर्म नहीं करनी है। फिर उसमें मुमुक्षु लिंगान्वितस्य, यानी उसको ऑलरेडी अरिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, उनमें ये आगे जाके पंचकर्म करने से बचने वाला नहीं है, तो फिर उसमें हमें पंचकर्म नहीं करना है, ऐसा ग्रंथ में ऑलरेडी बता गया गया है। तो अगर इनमें अगर हम पंचकर्म करते हैं तो हमें यश हानि भी होती है और बेशक पापी ऐसा, यानी आपको पाप भी लगता है, इस तरह से हमें ग्रंथ में बताया। इसका मतलब आपका जो धर्म है उससे अलग जाकर आप पंचकर्म कर रहे हैं तो ये नहीं करना है, शोधन नहीं करना है। यानी ये तो हर एक पंचकर्म या फिर हर एक चिकित्सा जिसे को भी करनी, शमन भी हो शोधन भी हो, दोनों की जगह पर हमें ये इन लोगों को पंचकर्म नहीं करना है। ओके, तो अभी और एक है कि हमने देखा था कि लीनान धातुषु अनुत्कृष्टान, इनको अगर हमें पंचकर्म नहीं करना है तो फिर इनको अगर पंचकर्म की नौबत आ जाए, मेरे पास ये पेशेंट आ जाए और मुझे लगता है उनको पंचकर्म करना है, तो किस तरह से करना है। जैसे हमने देखा था कि कच्चा आम जो है उसको अगर हमें उससे रस निकालना है तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, तो पहले उस कच्चे आम को हमें पानी में डालकर उबालना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा नरम करना पड़ेगा, फिर उसका हम रस निकाल सकते हैं। जैसे मराठी में उसे हम कहते हैं पन्ह बनवना। पन्ह इसका मतलब क्या है, एक पेय होता है जिसको हम कच्चे आम को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक या फिर शर्करा डाल के उसको बनाते हैं। अगर इस तरह से उसका अगर प्रॉपर तरीके से रस निकालते हैं तो वो रस निकल सकता है, लेकिन कच्चे ही आम का अगर हम उसको थोड़ा सा कुछ निचोड़ने के लिए जाएंगे तो वहां पर उसका नाश हो जाएगा, लेकिन उससे फल रस नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर भी हमें उसी तरह से काम करना है कि पाचन ही दीपने स्नेह ही तान स्वदेश परिष्कृतान, उनको हमें क्या करना है, शोधित यशोधन काले यथा सन्नम यथा बलम, उनको पहले शरीर में शाखा से कोष्ठ में लाना है और फिर उनको शोधन से बाहर निकाल देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि अगर ये हम करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से पंचकर्म कर सकते हैं। अब ये कब करना है, कैसे करना है, कौन से पेशेंट्स में करना है, तो वो आगे हम जरूर देखेंगे। अभी जैसे हम आज के लेक्चर में कुछ टेक अवेज रहेंगे, यानी आपको पूरा लेक्चर याद रहे ना रहे, लेकिन 2 से 4 बातें आपको लेक्चर में याद रखनी ही रखनी है। उनमें से ये एक स्लाइड है, इसको आप चाहे तो फिर फोटो निकाल के रखो या फिर आपके दिमाग में चिपका के रखो। जैसे वो मुझे लगता है किसका, करीना कपूर का एक गाना है ना जिसमें बताया कि तो फेविकॉल से चिपका दे मेरी फोटो, तो उसी तरह से इस फोटो को आप आपके दिमाग में फेविकॉल से चिपका के रख दो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस फोटो को आपको इतना फ्रेम करके रखना है, अगर इसको आप समझ लेते हो ना तो पूरा पंचकर्म आप समझ गए, उसमें फिर आपको कुछ बाकी बताने की जरूरत ही नहीं है। तो पंचकर्म में इसको हम क्या कहेंगे, शोधन चिकित्सा है। ये किसकी चिकित्सा है, ये वात की चिकित्सा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये वात है। जैसे कि तेरा वो गाना भी है ना कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तो इस शोधन चिकित्सा में हीरो कौन है, तो वात है। इसको याद रखना है आपको, कौन है हीरो, वात। और इस शमन चिकित्सा में जो हीरो रहेगा वो कौन है, वो अग्नि रहेगा। और इन अग्नि और वात की आप चिकित्सा जब करते रहेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से देखते रहेंगे तो हमें वहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी रिजल्ट्स में कमतरता नहीं आएगी, हमें प्रॉपर तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, अगर होते हुए दिखे तो वो हम मैनेज भी कर पाएंगे। तो इसके लिए शोधन इज इक्वल टू वात चिकित्सा और शमन इज इक्वल टू अग्नि चिकित्सा। तो हमें वात और अग्नि इन दोनों के ऊपर ऐसे पूरी तरह से नजर रखनी है हर एक पेशेंट में कि ये कहीं बिगड़ जाते हैं, कहीं अगर हिल जाते हैं अपनी जगह से तो हमारा वो ध्यान होना चाहिए। यानी एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक लेक्चर चल रहा था, जैसे अभी हमारा तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन किसी एक बड़े हॉल में एक लेक्चर चल रहा था और वहां पर 100-200 लोग आए हुए थे।
एक वक्ता जो था उसको बात करनी थी, उसको दिया गया था टाइम 30 मिनट्स का, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा एक ऐसा एंटरटेनिंग कार्यक्रम था जो सभी लोगों को देखना था, सभी लोगों को उसके बारे में ज्यादा आतुरता थी। लेकिन वो पहले वाला जो वहां पर जो कोई था वो थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर ले रहा था। तो वहां पर इसी समय ये सिचुएशन में किस चीज की चोरी वहां पर नहीं हो सकती, आप मुझे बताओ। किसी को ये समझ में आ सकता है कि आपको कोई किस चीज की चोरी नहीं हो सकती? अगर कोई होशियार है तो आज के लेक्चर में देखो, मुझे बताओ, चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि एक चीज की वहां पर चोरी कभी नहीं हो सकती। मोबाइल की तो हो सकती है। आगे क्या आने वाला है 30 मिनट के बाद? तो एक एंटरटेनिंग प्रोग्राम आने वाला है, तो 30 मिनट के बाद वो आने वाला है। तो फिर किस चीज की वहां पर चोरी नहीं हो सकती? तो वहां पर एक जो घड़ी लगी है दीवार पे, उसकी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी उसी तरफ देख रहे हैं। तो सभी अगर उस तरफ देख रहे हैं तो उस चीज की कभी भी चोरी नहीं हो सकती, यानी घड़ी वहां पर सभी का उधर ध्यान है। तो उसी तरह से वो घड़ी पर जैसे सबका ध्यान रहेगा, उसी तरह से हर एक पेशेंट में आपका ये दो चीजों के ऊपर ध्यान होना चाहिए, वात और अग्नि के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अभी थोड़ा एक उदाहरण लिया था, आप में से कितने लोगों को हैरी पॉटर का मूवी देखा है, पता है कितने सारे देखे आपने? अगर आप सबने देखा है तो मुझे आप थम्स अप करके बता सकते हैं कि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान ये नाम का मूवी है, कितने लोगों ने देखा है? थम्स अप करिए। देखा है? तो ये मूवी में ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये मैप क्या है? तो वहां पर जो उस कॉलेज में जो जादुई या फिर मैजिकल कॉलेज होता है, वहां पर ये हैरी पढ़ने के लिए जाता है। तो उसको बाकी उसकी सारी कहानी आप मूवी देख के समझ लेना, लेकिन मुझे जो आपको बताना है वो है कि ये जो मैप है वो हैरी को वो दो जो फ्रेंड्स है उसके दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस मैप में कौन कहाँ जा रहा है, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, जो भी वहां पर हर कोई है, वहां पर जो स्टूडेंट है, टीचर्स है, जो भी है, वो कौन कहाँ कौन से कमरे में कहाँ है, क्या कर रहा है, किधर घूम रहा है, ये सारा उसको उस मैप में दिखाई देता है। तो ये जो मराडर्स मैप उसको कहा गया है। तो ये जो मैप है वो आपके पेशेंट का शरीर है। आपके सामने जो पेशेंट आया हुआ है उसके शरीर में दोष कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तिर्यक जा रहे हैं, उस कोष्ठ में आए हुए, शाखा में गए हैं, कहाँ गए हैं, ये जैसे आपको ये मैप में दिखाई दे सकता है, उसी तरह से हर वक्त आपको आपके पेशेंट के शरीर में चलने वाले दोषों की अवस्था पता होनी चाहिए। अगर ये आप पता कर पाते हैं तो फिर पंचकर्म में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और रिजल्ट तो आने ही आने हैं। तो इसके लिए हैरी पॉटर का ये जो मैप है वो आपके हर एक पेशेंट के शरीर में आपको देखना है कि कौन कहाँ जा रहा है, वात की क्या स्थिति है, पित्त की क्या स्थिति है, कफ की क्या स्थिति है। जैसे कि अगर आपने उदर्द पढ़ा होगा तो उदर्द में क्या लिखा है, या फिर शीत पित्त में क्या लिखा है, शीत मारुत संस्पर्शात प्रदुष्टौ कफ मारुतौ। इसमें क्या होता है कि शीत मारुत के, ठंडी हवा के, जो कोल्ड वेदर होता है उसमें ठंडी हवा के स्पर्श से, टच से क्या होता है कि जो वात होता है वो दुष्ट हो जाता है, और फिर शरीर में जो समावस्था में या फिर बिगड़े हुए जो भी कफ और पित्त है उनको खींच के त्वचा में लेके आता है। तो ये जो उसका प्रोसेस है वो कफ और पित्त को खींच के त्वचा की तरफ लेके जाता है। तो ये जो मूवमेंट है तो वो आपको हमेशा पेशेंट के शरीर में दिखनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप पेशेंट को क्वेश्चन करोगे, उसके हिसाब से पंचकर्म प्लान करोगे, उसके हिसाब से मेडिसिन प्लान करोगे, उसके हिसाब से उसका हेतु सेवन भी आप समझ सकते हो। तो आयुर्वेद में ऑलरेडी बोला है कि पित्तम पंगु कफ पंगु पंगवो मल धातुआ वायुना यत्र नियंती तत्र वर्षंती मेघवत। इसका मतलब क्या है, जो पित्त और कफ है उनको खुद की गति नहीं है, लेकिन वात को उनकी गति है। तो इसमें हमने जो पहले वाली स्लाइड देखी थी उसमें हमने देखा था कि शोधन इज इक्वल टू वात और शमन इज इक्वल टू अग्नि। तो यहाँ पर हमें वात की चिकित्सा करनी है तो ऊर्ध्व दोषों की गति करनी है, अनुलोमन करना है, तिर्यक गए दोषों को हमें पुनः कोष्ठ में लाना है। तो ये सारी जो चिकित्साएं करनी है वो वात से रिलेटेड है। तो आपके हाथ में लगाम किसकी होनी चाहिए, वात की होनी चाहिए। अगर इसको आप पकड़ पाते हो
तो देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल इन योर पंचकर्म। अगर हो भी रहा है तो फिर आप वहां पर उसको मैनेज कर पाओगे। तो दोष गति, इसको हम समझना चाहते हैं। तो दोष गति मीन्स द डायरेक्शन एंड पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल द थ्री दोषास वात पित्त एंड कफा इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग द हेल्थ एंड डिसीज। यानी रोगी अवस्था और स्वस्थ अवस्था दोनों में हमारे शरीर में वात पित्त कफ क्या कर रहे हैं, इन दोनों को चीज समझने की जो चीज है वो है दोष गति। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ डिसीज स्टार्ट्स, स्प्रेड्स एंड सेटल्स इन द स्पेसिफिक ऑर्गन। तो वो डिसीज स्टार्ट कैसे हुआ, उसका स्प्रेड किस तरह से हुआ और स्पेसिफिक ऑर्गन में किस तरह से सेटल हुआ, ये सारी चीजें जो है वो दोष गति हमें बताने वाली है। फिर इसमें और डिटेल में बताया गया ग्रंथ में चय, वृद्धि, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय, व्यक्ति और भेद। जैसे अभी हमने देखा कि किस तरह से हाउ द डिसीज स्टार्ट्स, स्प्रेड्स एंड सेटल्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्गन। तो ये तीनों चीजों को हमने यहाँ पर देखा कि चय, वृद्धि, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय यानी किसी चीज किसी ऑर्गन में जाके वहां पर सेटल हो जाना, व्यक्ति यानी वहां पर लक्षण निर्माण होना, भेद यानी वो उसकी क्रॉनिसिटी या फिर उसका और डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाना। तो ये सारी चीजें दोष गति में ही आती है। और उसके बाद गति के रिलेटेड क्या आता है, वात की गति ऊर्ध्व हो सकती है, अपवर्ड मूवमेंट, अधो हो सकती है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ट्रांसवर्स यानी तिर्यक गति जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर ये भी हो सकती है। ऊर्ध्व गति अपवर्ड मूवमेंट जिसमें बेल्चिंग या हिक्कप्स हम कहेंगे। अगर ऐसा पेशेंट को हो रहा है बेल्चिंग या हिक्कप्स आ रहे हैं तो उसमें हमें उसकी गति को अधो करना है, तो उसके लिए हमें उसको अनुलोमन देना पड़ेगा। फिर स्निग्ध अनुलोमन दे सकते हैं, तो वहां पर हमें क्या देना है, तो ये वात की गति के साथ आप काम कर रहे हो। अधोगति अगर डाउनवर्ड्स हो रही है तो अगर वो अटक गई है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, तो वहां पर हमें उसको अनुलोमन देना है। ये हमेशा हमें समझ में आ सकता है। तिर्यक गति साइडवेज जिसे हम कह सकते हैं, तिर्यक गति जो है रेडिएटिंग पेन रहेगा, सायाटिका रहेगा, या फिर आपने तिर्यक गत वात को अगर देखा रहेगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हुए हैं जिनको अगर हाथ दबाते हैं तो डकार आती है, उनको किसी ने अगर पीठ में थपथपा दिया तो उनको डकार आती है। तो वात शरीर में इतना तिर्यक गया हुआ है तो प्रेशर आता है तो यहाँ से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से अगर होता है तो ये तिर्यक गति होती है। फिर पित्त जो है मेनली अपवर्ड्स उसका गति होता है, तो ऊर्ध्व गति बर्निंग एसिडिटी, अगर राइजिंग अपवर्ड्स तो उसकी पित्त की गति ऊर्ध्व हो रही है तो उसको हमें समान अवस्था में लाने के लिए नीचे ले जाना है, तो इसी के लिए वहां पर विरेचन करना जरूरी होता है। रेयरली मूव्स डाउनवर्ड्स, तो वहां पर जो लूज मोशंस होते हैं पित्त रिलेटेड उनमें भी ये चिकित्सा हम कर सकते हैं, उसमें हम ये समझ सकते हैं उसकी गति कौन सी है। कफ जो है यूजुअली मूव्स डाउनवर्ड्स, तो अधोगति होती है, हेवीनेस, लगिशनेस बॉडी में होता है, या फिर रेयरली मूव्स अपवर्ड्स, कभी कभी वो ऊपर आता है, उसको ऊपर लाने के लिए हमें बलात् ऊर्ध्वम नयत्तु यत्, हम वमन का जब हम लेक्चर देखेंगे तो उसमें लिखा है बलात् ऊर्ध्वम नयत्तु यत्, उसमें हमें वहां पर बल से कफ और पित्त को ऊपर लाना पड़ता है। तो ये सारी जो गति है उसी से हमें डील करनी होती है पूरे पंचकर्म में। अभी ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे शरीर का, ये हमारे पूरे लेक्चर का, वो ये भी है। तो इसमें हमें दोषों की गति को समझना है। तो जैसे हमने वो हैरी पॉटर का मैप देखा है, तो इसमें हमारे दोष कहाँ है और कहाँ नहीं है और कहाँ लाना है उनको, ये भी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो शाखा गति कैसे उत्पन्न होती है, तो व्यायामात् ऊष्मणास्तैक्ष्ण्यात् हितस्य अनवचारणादपि कोष्ठात् शाखा मला यान्ति द्रुतत्वात् मारुतस्य च। कोष्ठ से शाखा में दोष चले जाते हैं, किस वजह से, व्यायाम करने से। ज्यादा मात्रा में अगर व्यायाम करते हैं तो दोष जो होते हैं वो कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। उष्मणा, अगर शरीर में उष्णता ज्यादा हो जाती है तो फिर वहां पर वो बाहर शाखा में चले जाते हैं, तीक्ष्ण तीक्ष्ण पदार्थ के सेवन से। और अगर जो शरीर के लिए हितकर है उनका सेवन ना करते हुए अहितकर चीजों का अगर सेवन करते हैं तो भी दोष वहां से कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोष कोष्ठ से शाखा में क्यों चले जाते हैं। फिर अगर शाखा में गए तो उनको कोष्ठ में लाना है, तो फिर वो कैसे आते हैं, तो तथा तेभ्यः स्रोतो मुख विशोधनात्, वो स्रोतों का मुख का विशोधन करना, यानी जिन चैनल से हम दोषों को कोष्ठ में लाने वाले हैं उन चैनल्स को थोड़ा सा बड़ा करना, उनको एक्सपांड करना, ये है स्रोतोमुख विशोधना। वृद्धि, उनको खुद की जगह पर बढ़ाना, उनको शरीर में जगह बढ़ाना वृद्धि है। अभिसंदनात्, उनको स्त्राव करना, उनका फ्लो बढ़े, इसकी तरह से हम उनको अगर उनका अभिसंदन करते हैं,
कोष्ठम वायोशने, पाकत यानी उसका क्या होता है, उनका पाक करते हैं, उनको ऐसी उष्ण औषधि दे देते हैं जिसकी वजह से उनका पाक हो जाए और वो पिघल कर कोष्ठ की तरफ बहने लग जाए। जैसे कि हिमालय में अगर बर्फ है, वो अगर जैसे उष्णता बढ़ जाती है, वो पिघलती है और फिर वहां पर वो नीचे आकर नदी में मिल जाती है, तो उसे ग्लेशियर्स कहते हैं। तो वो जिस तरह से पिघल कर हमारे नदी में आ जाते हैं, उसी तरह से फिर जो दोष है वो कोष्ठ में आने के लिए तैयार हो जाते हैं शाखा से। तो ये भी किस तरह से होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म जब आपका चालू होता है, कोई भी वमन हो, विरेचन हो, बस्ती हो, नस्य हो, तो वो चालू जब होता है तो यू आर डीलिंग विद ओनली द गति ऑफ वात, उसके साथ आप खेल रहे होते हैं। कफ और पित्त तो उसके साथ आते जाते हैं, वो तो नाव में बैठने वाले प्रवासी होते हैं, लेकिन वो नाव कहाँ जा रही है, डूबेगी, आगे जाएगी, उलट जाएगी, ये जो है वो डिपेंड करता है उस वात के साथ। तो ये जो सारी चीजें हैं, शाखा गति, कोष्ठ गति, ये आपको समझनी है। और इसको आगे बढ़ाते हुए कंसेप्ट हम और समझ रहे हैं। तो ये जो है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, आप में से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जानते हैं? जो जानते हैं वो कोर्स में सॉरी चैट बॉक्स में लिखते हैं मी, टाइप कीजिए मी। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होती है? जो लोग जानते हैं वो फिर वहां पर थम्स अप भी दे सकते हैं, टाइप करने। अभी आजकल ये जो गूगल मीट में आ गया है कि थम्स अप आप दे सकते हो, तो आप जानते हो उसमें हो सकता है। यस। तो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो इसका और हमारे ये शाखा गति, कोष्ठ गति का क्या लगता है आपको, कोई संबंध रहेगा? तो इसका ही वहां पर एक बहुत अच्छा संबंध है, वो अभी हम समझने वाले हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम यानी क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम यानी बॉडी में इमरजेंसी ला के टाइम पे जो सिस्टम एक्टिवेट होती है उसे हम सिंपैथेटिक कहेंगे। सिर्फ इमरजेंसी में नहीं, कुछ नॉर्मल टाइम पर भी एक्टिवेट रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमरजेंसी में हमें जो सिस्टम लगने वाली होती है बॉडी की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, उसका जो पार्ट रहेगा वो सिंपैथेटिक सिस्टम है। वो उसका जो फंक्शन बताया वो क्या बताया, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। यानी फ्लाइट यानी क्या, एक तो भाग जाना है, नहीं तो फिर भाग लेना है। इसका मतलब क्या, अगर आपको किसी आपके सामने अगर एक शेर खड़ा है और उसके साथ आपको क्या कर सकते हो, इधर वो उससे आप भाग जा सकते हो या फिर उसमें उस युद्ध में भाग लेकर उसके साथ आप लड़ सकते हो संभाजी महाराज की तरह। अगर उस बाघ से या फिर उस शेर से आप लड़ना चाहते हो, तो हाँ फिर हमने सुबह में जो श्रीखंड पूरी खाई थी, जो मसाले भात खाया था, जो बिरयानी खाई थी, उसको पचाने का शरीर अभी सोचेगा, या फिर उस शेर से मुझे लड़ना है, उसके लिए मेरी आंखें बड़ी होनी चाहिए, मेरे हाथों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, मुझे मेरा शरीर फुर्तीला होना चाहिए, ये शरीर सोचेगा। ऑब्वियसली है, वो पाचन शरीर बोलेगा इसको देखेंगे बाद में, अगर बच गए तो फिर बिरयानी पचाएंगे, नहीं तो फिर अभी मर गए तो फिर इसका क्या फायदा। तो इसके लिए शरीर क्या करेगा, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स वहां पर एक्टिवेट कर देगा। तो वहां पर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वर्किंग है वहां पर कुछ समय के लिए, जब तक वो इमरजेंसी चली नहीं जाती, वहां पर वो हैम्पर हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। फिर उस टाइम में शरीर में जो सिस्टम चलती है वो सिंपैथेटिक सिस्टम होती है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसका मतलब क्या, फीड और ब्रीड रिस्पॉन्स। फीड और ब्रीड रिस्पॉन्स इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर जो भी सिस्टम एक्टिवेट होती है, जब भी आपको शरीर का पोषण करना है, फीड, और ब्रीड यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना है, यानी शरीर में सिर्फ बच्चे पैदा करना, ऐसा ही नहीं, शरीर में जो भी सारी नई चीजें हो रही, जैसे कि शुक्र हम बोलते हैं कि दो होते हैं, कि एक स्थानिक शुक्र और एक सार्वधिक शुक्र, उस तरह से यहाँ पर भी पूरे बॉडी का डेवलपमेंट करने का जो कार्य रहता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये हड़बड़ी में नहीं होता, ये आराम से चलने वाली प्रोसेस होती है। हम दिन भर में सिंपैथेटिक सिस्टम का ज्यादा उपयोग करते हैं और रात में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ज्यादा उपयोग करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करो। इसका मतलब क्या है कि रात में हमारे शरीर का भरण पोषण, फीडिंग और ब्रीडिंग अच्छी तरीके से और प्रॉपर तरीके से होते रहता है, तो इसे हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अभी इसका कोरिलेशन हमारे शाखा गति, गोष्ठ गति, दोष गति से क्या रहेगा, तो थोड़ा समझ लेते हैं। और जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो हमारे शरीर का हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डायलेट्स ब्रोंक्यूल्स, सांस बड़ी बड़ी लेनी है तो उसके लिए ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं। डायलेट्स प्यूपिल्स, तो वहां पर प्यूपिल्स बड़े हो जाते हैं। इनहिबिट्स डाइजेशन, वहां पर डाइजेशन उसका बंद हो जाता है कुछ काल के लिए। स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एड्रेनालिन, हमारे शरीर में एड्रेनालिन के फ्लो आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर पूरी तरह से जो
लड़ना, दौड़ना, भागना, इन सारी चीजों के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा जो रहेगा इसमें जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में, तो डिक्रीजेस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। डिक्रीज इसका मतलब बिलो नॉर्मल नहीं, तो उसको नॉर्मलाइज कर देता है, एक आसान तरीके से जो वहां पर होना चाहिए वो हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स प्यूपिल्स, मियोसिस हो जाता है। स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, फीड एंड ब्रीड में फीड जो होता है वहां पर होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रोंकाई, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो फिर वहां पर जो ब्रोंकस होता है उसका कॉन्ट्रिक्शन कर देते हैं ना, वो कॉन्ट्रेक्शन हो क्या पूरी तरह से दब जाता है, ऐसा इस तरह से नहीं है। प्रमोट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड यूरिनेशन, यानी हमारे शरीर में जो कि वात का अनुलोमन करने वाली सारी चीजें जो है वो यहाँ पर होने लगती है। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम, तो हमारे शरीर में जो दोष है, तो वातहीन कोष्ठ, अगर ये कोष्ठ में आता है तो फिर क्या लक्षण दिखते हैं, तो विबंध, आद्मान, परिकर्तिका, शूल, ये लक्षण दिखते हैं। पित्तहीन कोष्ठ अगर होता है तो फिर अम्ल, उद्गार, विदाह, द्रवमल प्रवृत्ति, ये लक्षण होते हैं। कफहीन कोष्ठ गौरव, अवपीड़क, अविपाक, नौशिया, छर्दी, वेगाना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। और यही अगर शाखा में चले जाते हैं तो संधिशूल, मसल स्पाज्म, त्वक रुजा, रुक्षता, न्यूरोलजिया, टिंगलिंग, ये सारे वात की शाखा में जाने के बाद लक्षण दिखते हैं। पित्तहीन शाखा, पित्त अगर शाखा में गया है तो फिर वहां पर दाह लक्षण दिखता है। विसर्प, पित्त कुष्ठ दिखता है, या फिर रक्त दृष्टि होती है। कफ अगर शाखा में चला जाए तो वहां पर शैथिल्य होगा। शोफ यानी वहां पर सूजन, इडिमा आ सकता है। मार्गावरोधजन्य व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं, पेन उत्पन्न हो सकता है। इसी को अगर हम समझते हैं तो फिर क्या होता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि हम भी जो भी शरीर में देख रहे हैं तो ये दोष गति का ही हम विचार कर रहे हैं पंचकर्म में। अगर हमारे शरीर में, जैसे थोड़ा सा प्ले स्लाइड में जाते हैं, हाँ यहाँ पर, तो जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है तो दोष कहाँ जा रहे हैं, वो शाखा में जा रहे हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम में जब भी एक्टिवेट है तो दोष शाखा में जा रहे हैं, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है तो फिर वहां पर वो कोष्ठ में आ रहे हैं, तो वहां पर भरण पोषण का काम हो रहा है। तो हमें ड्यूरिंग पंचकर्म पेशेंट की पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मेंटेन करते रहना होता है। पेशेंट को एडमिट है तो उसको अच्छे से नींद होनी चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग पे खाना होना चाहिए, स्ट्रेस टेंशन नहीं होना चाहिए, उचित मात्रा में व्यायाम होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, उसको खुश रहना है। ये सारी चीजें किसको प्रमोट करेंगी, पैरासिम्पैथिक सिस्टम को प्रमोट करेंगी। और जो कहते हैं कि अच्छी लाइफस्टाइल, वो इसको प्रमोट करेंगी। लेकिन हरी वरी करी, ये किसको प्रमोट करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को प्रमोट करेगा। जैसे अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखते हैं अभी ये व्यायामात उष्मणास्तेक्षणात् हितस्य नवचारणा, इससे क्या एक्टिवेट होगा, शाखा गति एक्टिवेट होगी और सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट होगी। तो शाखा गति इज इक्वल टू सिंपैथिक सिस्टम। ये 100% कोरिलेशन नहीं है, लेकिन 80 to 90% इसका कोरिलेशन हो सकता है। और उसी तरह से तथा तेभ्य स्रोतोमुख विशोधनात् अभिसंधनात् पाकात् कोष्ठम वायुशनिक, ये लाने के फायदे हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो शाखा से कोष्ठ में आने वाले दोष होते हैं, इट इज लाइक मिमिकिंग टू पैरासिम्पैथिक सिस्टम। यानी हमारे शरीर में शाखा गति और कोष्ठ गति अगर हमें पता है, तो जब भी हम पेशेंट का पूर्व कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू पुल ऑल द दोषास इन द कोष्ठ। तो ये हमारा वहां पर प्रयास होता है कोष्ठ गति उत्पन्न करने का। और वो डिसीज क्रिएटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वो अगर खाना खा लेता है और प्रॉपर मात्रा में उसका पाचन होने से पहले ही आप वहां पर एक्सरसाइज करने लगते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग 2 बजे खाना खा लेते हैं और मुझे अभी 4 to 5 का जो जिम आवर्स होता है वो हैप्पी आवर्स होते हैं, तो वहां पर चार्जेस कम लगते हैं या फिर वहां पर भीड़ कम होती है, तो फिर उस टाइम में जिम के लिए चला जाता हूँ। खाना तो 2 बजे खाया है, उसका पाचन होने के लिए कम से कम 6-7 बजने वाले, लेकिन उसके पहले मैं 4 बजे अगर वहां पर व्यायाम करने लगता हूँ, तो वो जो आम है, अर्धवट पची हुई अवस्था में जो आहार है, उसका जो आधा बना हुआ आम है, वही हम अगर शाखा में लेके जाते हैं तो वहां पर शाखा गति उत्पन्न होने वाली है। और वहां पर आमवात का जो आपको हेतु लगता है वो क्या होता है, खाना खाने के बाद संक्रमण करना, खाना खाने के बाद व्यायाम करना, यही होता है। तो उसी तरह से वो शाखा में सारे आम चला जाता है और आमवात वहां पर हो जाता है। तो ये हमें समझना है कि किस तरह से दोष एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो सभी भी लोग समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो थम्स अप करते हैं। समझ पाऊंगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको आगे जाके पंचकर्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, या फिर ग्रंथ में जो लिखा है
वो वैसा क्यों लिखा है ये आप समझ पाएंगे। आपको पंचकर्म में शोधन में किसको डील करना है, वात के साथ डील करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नो डाउट अग्नि भी वहां पर काम करने वाली है, लेकिन वात इज मेजर हीरो। उस मूवी का हीरो कौन है, वात है, और साइड हीरो कौन है, अग्नि है। वो भी हीरो ही है, ऐसा नहीं कि वो जीरो है, उसको भी हमें याद में रखना है, लेकिन वात और अग्नि इन चीजों के ऊपर हमें वहां पर ध्यान देना है। हाँ, तो हम यहाँ थे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ दोषगति इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, हम जो अभी इतना सारा रामायण महाभारत सुन रहे हैं वो उसका हम क्लिनिक में प्रैक्टिस में भी कुछ फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो दोष इन कोष्ठा इज बेस्ट ट्रीटेड विद शोधना। अगर दोष कोष्ठ में आ चुके हैं तो हमें क्या करना है, कफ के लिए वमन कर देना है। पित्त के लिए अगर दोष कोष्ठ में आ चुके हैं तो विरेचन कर देना है। वात के लिए निर्होबस्ति कर देना है। दीपन पाचन फर्स्ट इफ द आम इज प्रेजेंट। अगर वहां पर आम है तो जैसे हमने देखा था कि सामान दोषा न निर्हरित, आम का पहले पाचन करो फिर वहां पर दोषों का शोधन करो। उसी तरह से इफ दोषा इन शाखा, अगर वो शाखा में है तो वहां पर हमें क्या करना है, शमन चिकित्सा करनी है, वृक्ष स्वेद करना है, लेपन करना है, लोकल ट्रीटमेंट्स करनी है, और ट्राई करना है कि उनका स्रोतो विशोधन करके उनको कोष्ठ में लाने का प्रयास करना है, फिर उसका शोधन करना है। अल्टीमेटली करना तो शोधन ही है, लेकिन उनको पहले शाखा से कोष्ठ में लाने की प्रोसेस करनी जरूरी होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ दोष गति हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कोष्ठ इज द रूट ऑफ दोषा, यानी वहां पर दोषों का निर्माण होता है। जैसे कि हमने देखा है 3 अवस्था पाक देखे, प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, तृतीय अवस्था पाक। प्रथम अवस्था पाक में कफ की उत्पत्ति होती है, वो मधुर अवस्था पाक होता है। द्वितीय अवस्था पाक जहाँ पर पित्त की उत्पत्ति होती है वो अम्लावस्था पाक होता है। और तृतीय अवस्था पाक जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है जहाँ पर वात की उत्पत्ति होती है वो कटु अवस्था पाक होता है। तो ये क्या है, रूट ऑफ दोषा। लेकिन शाखा में क्या है, रूट ऑफ व्याधि। वहां पर ये दोष अगर जाके बैठ जाते, नॉर्मल फंक्शंस के लिए वो जाएंगे आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो आम दोष है और वो शाखा में जाके वहां पर स्थानता उत्पन्न करते, लीन हो जाते, वहां पर स्थान संश्रय कर लेते, व्यक्ति भेद और शाख संश्रय जो कर लेते, तो फिर वहां पर व्याधि उत्पन्न जाती है। दोषा मूज कोष्ठा एंड शाखा बेस्ड ऑन अग्नि एंड स्रोतस, अग्नि और स्रोतस के हिसाब से वो आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नॉर्मली ही सॉरी डिसीज प्रोसेस में और पंचकर्म में ही आने जाने वाले, दिन भर में आते जाते रहते हैं, उनका वो रेगुलर रूट है। लेकिन आम दोष अगर वहां पर जाके, बिगड़े हुए दोष अगर जाके वहां पर रहते हैं तो फिर वहां पर क्या होने वाला है कि दोष वहां पर जाके विकार उत्पन्न करने वाले हैं। कोष्ठगत दोष है वो शोधन मोस्ट इफेक्टिव होता है। अगर दोष कोष्ठ में आ जाते हैं तो फिर हम वहां पर जो शोधन करते हैं वो इफेक्टिव होता है। यानी ऑलरेडी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है तो उसमें अगर हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं तो फिर वो दोष बाहर निकल जाते हैं। ऑलरेडी पेशेंट का अगर वहां पर अतिसार हो रहा है तो ऐसा नहीं बोला गया है ग्रंथ में कि तुरंत वो अतिसार को स्टॉप कर दो। वहां पर भी साम अतिसार और निराम अतिसार, इस तरह से दोनों अलग अलग चिकित्सा बताई गई है। साम अतिसार है तो होने दो, जाने दो, बाहर बाहर जा रहा है तो शरीर ने ऑलरेडी एक्शन ली हुई है, आप उसको थोड़ा सा हेल्प करो। हाँ, अगर पेशेंट का बल क्षय हो रहा है, पेशेंट का शरीर में धातु नाश हो रहा है तो फिर आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन निराम अतिसार को रोकने के लिए बोला है। तो शाम को बाहर निकालना है, आम को बाहर निकालना है। तो जैसे बोला है कि यद्दु क्या बोला है कि अगर दोष जो है वो शाखा में चले जाते और वहां पर जाके स्थान संशय करते तो फिर हमें वहां पर ख वैगुण्य होता है, तो उस ख वैगुण्य में जाके संशोधन स्थान संशय करते हैं तो फिर वहां पर वो व्याधि क्रिएट करने वाले। तो कोष्ठगत दोष को शाखा में लाने, सॉरी कोष्ठगत दोष अगर होते हैं वहां पर शोधन करना इम्पोर्टेंट होता है, और शाखागत दोषों को शमन करना और स्रोत शोधन करके कोष्ठ में लाना इम्पोर्टेंट होता है। इम्प्रॉपर असेसमेंट ऑफ गति, अगर हमने इस गति का इम्प्रॉपर असेसमेंट कर लिया तो रॉन्ग थेरेपी हम वहां पर इंड्यूस कर देंगे, जिससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अभी हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। तो अगर आपने यहाँ पर देखा कि पंचकर्म चलता है तो वहां पर ये अष्टम महादोषकर भाव होते हैं, इनको वहां पर नहीं करना के लिए बोला है, इनको अवॉइड करने के लिए बोला है। क्यों बोला हो रहेगा, उच्चई भाष्यम मृतक शोभ अति चंक्रमणासनी अजीर्ण हित भोज्य च दिवा स्वप्नम च मैथुनम, इन 8 चीजों को वहां पर अवॉइड करने के लिए बोला है, क्योंकि ये चीजें क्या करने वाली है, आपके शरीर में सिंपैथेटिक सिस्टम यानी शाखा गति एक्टिवेट करने वाली है, जो कि हमें नहीं करना है। पंचकर्म करते वक्त हमें कोष्ठ में दोषों को लाना है, वहां पर हमें
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना और दोषों को बाहर निकालने के लिए ये 4 चीजें हमें वहां पर तकलीफ दे है, इसलिए इनको नहीं करना है। तो ये अष्टो महादोषकर भाव इसी के लिए वहां पर बताएं। तो ये क्यों बताए, इसका अंडरस्टैंडिंग अभी आपको शाखा गति, कोष्ठ गति, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसका अगर हम आपको ज्ञान रखेंगे तो ये समझ में आते हैं। नहीं तो फिर ये क्यों बोला, इससे हमें पता ही नहीं चलता। तो इसका रीजन ये है, अगर ये आपका कैनवास रहेगा तो कुछ भी पेंट करो अच्छे से पेंटिंग आएगी। अभी जिसके लिए बहुत सारे वैद्यों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम व्यापद को जानते हैं कि वह व्यापद ना हो, इसके लिए हम पंचकर्म नहीं करते हैं। यानी अगर हम पंचकर्म ही नहीं करेंगे तो व्यापद ही नहीं होंगे। यानी हमें 0 नंबर नहीं लाने, हमें फेल नहीं होना, इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम स्कूल में ही नहीं जाएंगे, तो फेल होने का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं करना है, तो स्कूल में भी जाना है, अच्छे से अभ्यास भी करना है, अच्छे नंबर भी लाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो एक्चुअली एक प्रोवर्ब है, उसमें बोला है कि फॉर्च्यून फॉलोज द फियरलेस। जो लोग फियरलेसली कुछ काम कर जाते हैं उनके ही भविष्य बनते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि हम फियरलेस होके कुछ भी कर रहे, चलो आया पेशेंट, हाँ चलो कर देते वो मन, आया पेशेंट चलो कर देते विरेचन, आया पेशेंट उसको कर दिया बस्ती, या फिर मेरे पास है पड़ा हुआ मटेरियल तो उसको एक पंचकर्म करा लेते हैं। पेशेंट आया दिख रहा है कि वह अधनस्य के लिए नहीं करने के लिए बोला, लेकिन ये धनवान है तो चलो इसका तो कर सकते हैं, ग्रंथ में इसका करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके घर में तो नौकर चाकर है, पैसे चाहे जितना पैसे कर सकता है, मेरी बात मानने वाला भी है तो भी चल सकता है। तो नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेटेड रिस्क क्रिएट्स अनस्टॉपेबल जर्नीज। हमें वहां पर रिस्क लेनी है क्या, जरूर लेनी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। हमारा जो भी वहां पर अभ्यास रहता है वो इसका कैलकुलेटेड रिस्क का हमें वहां पर उपयोग करने के लिए बोलता है। तो ये सब व्यापद अगर होते पंचकर्म में है तो इनके बारे में कहीं बोला है क्या, पंचकर्म व्यापद जिसके लिए सारे लोग डरते हैं तो उसके बारे में कहाँ पर बोला गया है चरक में, तो उसमें उसके बारे में चर्चा सिद्धि स्थान में की गई है। अभी उसको नाम भी क्या दिया है देखो, जो व्यापद फॉलो प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाता है उसको ही सिद्ध वैद्य कहते हैं, तो उसी को सिद्धि स्थान कहते हैं। यानी पहले तो सूत्र स्थान बोला है, कल्प स्थान बोला है, चिकित्सा स्थान बोला है, अभी चिकित्सा तो पूरी बोल दी, उसके बाद भी सिद्धि स्थान बोला है। इसका मतलब क्या, सिर्फ चिकित्सा करने आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चिकित्सा के साथ साथ जो व्यापक होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो यू आर सिद्ध वैद्य। तो उसके लिए वहां पे बाद में एडिशन है सिद्धि स्थान की। तो आपको सिद्धि स्थान जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपको व्यापक का भय लगता है तो डोंट वरी, हम उसके बारे में भी हर एक पंचकर्म के बारे में जब भी चलता रहेगा तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो व्यापद हो सकते हैं क्या, होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम उनको मैनेज कर पाएंगे या फिर होने से पहले ही उनको हम रोक पाएंगे, क्योंकि हमें उसके पीछे की पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी पता रहेगी। ये शाखा गति, कोष्ठ गति, वात, अग्नि या फिर जो सारी चीजें हमने आज देखी वो उसी का एक बेस हम तैयार कर रहे हैं जो आगे के लेक्चर्स में होगा। अभी हाँ, तो ये व्यापक तो होते हैं ठीक है, लेकिन ये व्यापक करता कौन है, ये व्यापक होते ही क्यों है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी रोग तैयार होता है तो उसके लिए क्या होता है, कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगस्य विज्ञेय रोग आरोग्य एक कारण। रोग उत्पन्न होने के या फिर आरोग्य उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं वो क्या होता है, कालार्थ कर्मणा, इनका हीन मिथ्या अति योग होना, ये जैसे उसके कारण होते हैं उसी तरह से व्यापक के भी कुछ कारण होने चाहिए ना। तो वो कारण क्या होते हैं, तो वो ये 4 कारण होते हैं। जैसे कि किसी भी व्यापद निर्माण होने के लिए प्रेष्य वैषज्य वैद्यानम वैगुण्य आतुरस्य च, ये चरक सिद्धि स्थान का 6ठे अध्याय का श्लोक है। वहां पर वमन विरेचन के जो वापद बोले हैं तो उसमें लास्ट लाइन में ये बोला है कि प्रेष्य यानी जो परिचारक है, वैषज्य इसका मतलब जो औषधि है, और वैद्य है, इनकी विगुणता से और उसके साथ साथ आतुर यानी जो रुग्ण है उनकी विगुणता से वहां पर व्यापद उत्पन्न होते हैं। तो व्यापद उत्पन्न करने वाले कौन होते हैं, ये 4 लोग होते हैं, वैद्य है, औषध है, परिचारक है, रुग्ण है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वैद्य है। अगर वैद्य ज्ञापक है यानी दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ तो दृष्ट कर्मा शुचिर भीषक है तो फिर वहां पर व्यापद नहीं होने वाले। इसके लिए आज के सारे कोर्स का एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्म का जो प्रपंच है वो सारा वैद्य के लिए चल रहा है।
औषध खुद से कुछ करने वाला है नहीं, उसको उसका लेना है नहीं लेना है, उसके विधेयता हीन विधेयता, उसका जो भी एक्सपायरी है वो सब कौन देखने वाला है? वैद्य देखने वाला है, या फिर परिचारक देखने वाला, तो उसको भी किस तरह से देखना है ये बताने वाला भी वैद्य है। रुग्ण का काउंसलिंग करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला कौन है? वैद्य है। तो ये तीनों बाकी जो बचे हुए चीजें है वो किसके कंट्रोल में है? वैद्य के कंट्रोल में। तो व्यापद उत्पन्न करने का कार्य कौन कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा वैद्य ही कर सकता है। अगर हम ज्ञापक रहेंगे तो हम वहां पर ये व्यापद अवॉइड कर पाएंगे। तो इसी के लिए अगर प्रॉपर तरीके से हम ये पंचकर्म सीख लेते हैं तो फिर व्यापद उत्पन्न होने के कारण ही नहीं, अगर हो भी जाते हैं तो उनको मैनेज करना भी आसान रहेगा। तो तेरा ध्यान किधर है? तो ये किसके लिए बोला गया? वैद्य के लिए बोला। उसका ध्यान हमेशा दोष गति के ऊपर, अग्नि के ऊपर, वात के ऊपर होना चाहिए। तो फिर वहां पर ये व्यापद नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला गुण क्या बोला है? दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थो। ये तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, दुष्ट कर्मा, शुचिर भिषक, ये तो बाद के गुण है। सबसे पहला गुण है दक्ष, यानी वैद्य को क्या होना चाहिए? वहां पर अवेयर होना चाहिए, कब क्या करना चाहिए इसका डिसीजन कौन लेने वाला है? तो वैद्य लेने वाला है। इसको हमें वहां पर समझना है। ये आप सबके लिए क्वेश्चन है। ये आजकल के डेट में जो पंचकर्मा का प्रैक्टिस में जो पैकेजेस आते हैं मोस्टली, यानी एक दिन वमन, दूसरे दिन विरेचन, तीसरे दिन बस्ती, चौथे दिन नस्य और पांचवें दिन शिरोधारा, बीच में अगर मिल गया टाइम तो स्नेहन सदन। तो ये करना योग्य रहेगा क्या? कितने लोगों को लगता है कि ये करना सही है? 5 दिन में, 7 दिन में पंचकर्मा जिनको लगता है सही है वो हैंड्सअप थम्सअप कर सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं सही है, गलत है ये। तो जैसे अभी आपने जितना सीखा है दोष गति या फिर वात अग्नि, तो जिनको लगता है नहीं ये गलत है तो वो लोग थोड़ा सा दिखा सकते हैं थम्स डाउन। तो ये पंचकर्मा पैकेज, ये जो चिकित्सा है वो 5 दिन का, वो सिर्फ फैंसी है, ये वो दिखावा है, ये कोई पंचकर्म नहीं है। अगर आपके आजू बाजू में ऐसा कोई कर रहा है तो फिर उसको आपसे बोलो कि ये प्रॉपर तरीके से सीखो और प्रॉपर तरीके से पंचकर्म करो। इस तरह से नहीं करना है। हाँ, रिलैक्सेशन के लिए एक आध सेशन कराना जिसमें दोषों की गति को आप विपरीत नहीं कर रहे हो, दैट इज अनदर पार्ट। लेकिन कल आप उसको वमन करके वात को बोल रहे हो ऊपर जाओ, कल फिर दूसरे दिन बोल रहे नहीं विरेचन करके नीचे जाओ, फिर तीसरे दिन बोल रहे नस्य करके कि नहीं आप अभी नासा से बाहर आ जाओ। तो इस तरह से वात की अगर आप चेष्टा करोगे तो फिर वो क्या कर सकता है वो आपको पता है। नियंत्रा प्रणय च वर्षा वायु तंत्र यंत्र धरा, ये तो उसको बोला है, वायु को भगवान बोला है। तो उसके लिए पूरा एक अध्याय खर्च किया हुआ है वायु के गुण बताने के लिए, वायु के कार्य बताने के लिए। तो इसके लिए वायु को हल्के में नहीं लेना है। तो इसके लिए पंचकर्म करना है तो प्रॉपर तरीके से वात की चिकित्सा करनी है, वात को समझना है, गतियों को समझना है, किस अग्नि को समझना है, किस तरह से व्यापद होते हैं, किस तरह से किसको करना है किसको नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप जो पंचकर्म प्रैक्टिस करोगी वो क्या देने वाली है? रिजल्ट देने वाली है, यश देने वाली है। यानी क्वचित अर्था, क्वचित यशा, क्वचित मैत्री, चिकित्सा नास्ति निष्फला, ऐसा नहीं, क्वचित नहीं, भरपूर भरपूर चिकित्सा होगी, भरपूर यश मिलेगा, भरपूर पैसा भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन उसके पीछे का प्रॉपर ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर क्वचित क्वचित ही मिलने वाला है, इस तरह से नहीं खोना है। सो मेरा लगता है कि आज का जो बताने का मेरा जो टॉपिक था मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट हम विथ ड्यू परमिशन ऑफ अरेंजर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा बताने का पार्ट जो खत्म हो गया। अगर आपको अभी का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो यू कैन गिव थम्स अप, और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर हम एंटरटेन करेंगे एज पर द सजेशंस ऑफ अरेंजर्स। मुझे लगता है मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। So we can definitely go for 10 minutes question if you are ready. Yes, I am. Okay, sir. I would request Usha ji to please unmute the mic and proceed with the question. Usha ji can please unmute. Next, Shrivansh ji can please unmute. Shrivansh ji can please unmute. Madhumati ji can please unmute.
Anyone willing to ask anything can please unmute. सर नमस्ते। नमस्ते। सर एक ये कि जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक ये जो रिलेशन है इसको थोड़ा आज ऐसा वो तो हो गया आप जैसे बताए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आगे क्लास में इसको थोड़ा रिलेट करके बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यस डेफिनेटली सर, बताएंगे ना। ये तो आज का कैनवास तैयार कर लिया हमने, पेंटिंग जिसके ऊपर करनी है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हम पंचकर्म कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, तो उसमें हम किसके साथ खेल खेल रहे हैं। यानी पहले अगर हम क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं तो फिर सामने वाले खिलाड़ी कौन है, अपने साथ कौन खेलने वाले, वो तो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर स्ट्रैटेजी होगी, उसके बाद फिर खेल का मजा आने वाला है। तो वो तो आगे होने वाला है, वमन में क्या होने वाला है, विरेचन में क्या होने वाला है, बस्ती में क्या होने वाला है, वो जरूर डिसाइड करेंगे। लेकिन पहले तो पता होना चाहिए कि ये किसके साथ हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वी विल डिस्कस ऑन दैट। यस सर। सर आम पाचन के लिए दीपन के लिए क्या मेडिसिन देना चाहिए और कितना दिन तक? सर ये डिपेंड करता है कि आपका आम पाचन करना है वो पेशेंट का आम कितना है, कैसा है, कहाँ पर है, कोष्ठ में है, शाखा में है। जैसे कि आम वात अगर हम बोलेंगे तो उसमें ज्यादा दिन तक करना पड़ेगा। अगर कोष्ठ में अगर आम है तो फिर हमें कम करना पड़ सकता है। दीपन पाचन के लिए आप डिपेंडिंग ऑन साम पित्त है, साम वात है, साम कफ है, उसके हिसाब से हम अलग अलग मेडिसिन भी दे सकते हैं। ये तो मोर स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस रहेंगे चिकित्सा रिलेटेड हम उस लेक्चर्स में कवर अप करते जाएंगे। जैसे कि वमन के लिए पहले अगर हमें दीपन पाचन करना है तो रुक्षण करना होता है, तो वहां पर कौन से मेडिसिन देने होते हैं, कितने दिन के लिए देने होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस जरूर करेंगे। जैसे मोस्टली हम दीपन पाचन के लिए जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, इस तरह के मेडिसिन दे सकते हैं। गंधर्वरित की दे सकते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण दे सकते हैं। तो इन चीजों से हम वहां पर दीपन पाचन कर सकते हैं, या फिर आम पाचन कर सकते हैं। आम पाचक वटी भी आती है, या फिर जीरा भी होता है, उसका भी हम वहां पर अजवाइन सिंपल मेडिसिन में अगर जैसे कि यहाँ पर लिमिटेशन है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है हर एक जगह पर आपको कौन सी चिकित्सा देने का समय आता है, उसके सामने पेशेंट का प्रकृति क्या है, दोष कौन सा बड़ा हुआ है, उसकी अवस्था क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। Sir, good evening, sir. Yes, good evening. Sir, how to differentiate the avasthas of dosha, sir? Whether it is hina avastha, madhyama avastha, or vruddha? There are certain signs described in Grantha. In Bahudoshavastha, which kind of signs and symptoms can be seen. In Madhya Doshavastha, which signs and symptoms can be seen. And Hina Avastha, which signs and symptoms can be seen. And जैसे कि हम थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं कि दोष के प्रकोप के लक्षण, वात प्रकोप के लक्षण जो दिए हैं वो हम उसके बहुदोषावस्था समझ सकते हैं। फिर सामवात के लक्षण जो दिए हैं, दोष वात पित्त प्रकोप के लक्षण जो दिए, कफ प्रकोप के जो लक्षण दिए, दीज आर द बहुदोष अवस्था वेयर वी हैव टू डू पंचकर्म और शोधन प्रक्रिया। तो ये जो बहुदोष अवस्था जो है वी कैन रिलेट टू एज अ प्रकोप अवस्था। तो उसके लक्षण ग्रंथ में दिए हुए हैं, तो उनको हम वहां पर रिलेट करके बता सकते हैं। अभी हमने स्लाइड में भी कुछ लक्षण दिए थे, जैसे कि प्रकोप लक्षण थे, कोष्ठ में भी आने वाले, शाखा में गए हुए दोष के, तो उस दोषों को लक्षणों को हम वहां पर देख सकते हैं। आप सबके लिए होमवर्क भी रहेगा, थोड़ा सा होमवर्क भी करना है। जितने लोग अगर होमवर्क थोड़ा बहुत आधा घंटा 15 मिनट भी निकालते हैं, एक्चुअली मैंने नेक्स्ट स्लाइड नहीं ली, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क था, तो मैं ठीक है ग्रुप में डाल दूंगा कि आपको क्या होमवर्क है, वो कल आपको करके आना है। ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आते जाते कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। यस सर, जब हम लोग स्नेहन और स्वेदन में वृद्धि और विच्छेदन करके दोषों को शाखा से कोष्ठ में ला रहे, तो वमन में फिर से स्वेद प्रादुर्भाव, ललाट स्वेद और अधमान प्रसेकी सब क्यों बोला है सर? मतलब फिर से हम लोग क्यों ला रहे दोषों को शाखा से कोष्ठ में? क्यों ला रहे हैं? तो ऑलरेडी उनको बाहर निकालना है ना। तो स्नेहन स्वेदन करना क्या है कि अभी उनको बस वहां तक आके रखा है, फिर उनको बाहर निकालने की जो अवस्था है उसमें कुछ लक्षण निर्माण होने वाले हैं। तो जैसे कि विरेचन होता है, अगर इच्छा विधि से आप विरेचन करते हो तो पेट में जलन होती है, पेट में जी मचलाने जैसा भी फीलिंग आता है, कभी कभी चूल भी होता है। तो वो लक्षण क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं है,
तो वो शाखा से दोष कोष्ठ में आ रहे हैं, उसका लक्षण है अभी के लिए। यानी उनको लाने के लिए हमने पहले तो रोड तैयार करके रखे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं आपके शहर में, तो ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री आने के बाद रोड तैयार होते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर रोड सारे चमक जाते हैं, चाहे सड़कें साफ सुफ हो जाती है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, तो उस दिन भी सफाई होती है। लेकिन वो जो काम होता है वो पहले दिन 15 दिन 20 दिन महीने से पहले से चल रहा था, क्योंकि इट इज वेल प्लान। तो उसी तरह से पहले हम स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, दोषों के आने के लिए रास्ते तैयार करेंगे, फिर उसमें हम वमन औषधि देंगे, तो फिर उनको खींच कर लेकर आना। अगर हम वमन के पंचकर्म जब करेंगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से इसका और एक्सप्लेनेशन आएगा कि हर एक जो उसका लक्षण होता है उसका मीनिंग क्या होता है, वो भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। वमन के लेक्चर में ये सारा डिस्कशन और डिटेल में हो जाएगा। और सर कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी हैं, तो आई एम पिकिंग सम ऑफ देम। और श्वेता जी का क्वेश्चन है दैट इन केस ऑफ पीरियड्स हाउ कैन वी मैनेज फर्दर पंचकर्म? हाँ, तो कौन से पंचकर्म कर रहे हैं इसके ऊपर वो डिपेंड करता है, लेकिन पीरियड्स क्या होता है ये पहले आप समझ लो। जैसे मैंने अभी आज का कैनवास जो बताया है, कैनवास बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, हम किसके साथ डील कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। पीरियड्स चल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो गर्भाशय के अंदर का जो कोष्ठ और शाखा है वो क्या है, एंडोमेट्रियम, और उसके ऊपर के जो कवरिंग्स है इसको हम पकड़ेंगे वहां पर शाखा। फिर वहां पर स्त्रवन हो रहा है दोषों का, इसका मतलब वहां पर एंडोमेट्रियम फ्लो हो रहा है एज अ पीरियड्स करके, वहां पर रजस का स्त्राव हो रहा है, रजस वाला जिसे परिचर्या हम कहते हैं। तो उसमें रजस वाला परिचर्या आप पढ़ो एक बार वापस जाके। तो रजस वाला परिचर्या में सारी चीजें जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है उसी को बोला है। उसमें जो ना करने के लिए चीजें बोली है वो है सिंपैथेटिक सिस्टम में एक्टिवेट होने वाली चीजें। आप एक बार जो जाके पढ़ो, आपका ये होमवर्क भी हो जाएगा और डिटेल में आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि वहां पर जो भी रजस वाला की परिचर्या बोली है वो है रिलेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और जो डूज में बताया है वो पैरासिम्पैथेटिक है, और जो डोंट्स में बताया है वो सिंपैथेटिक सिस्टम है। यहाँ पर शाखा कोष्ठ गति आपको पता चल जाती है। तो ऑलरेडी एक शाखा से कोष्ठ में आने वाले दोष वहां पर बाहर निकल रहे हैं, तो हम वहां पर गति को नहीं बदले, इसके लिए हमें वहां पर विचार करना है। अगर हम वहां पर पेशक कोष्ठ में अगर दोष आ रहे हैं और उनको भी निकल रहे हैं, तो अगर हम वहां पर वमन इंड्यूस करते हैं तो फिर क्या होने वाला है, शाखा से जो नीचे का अनुलोमन की गति है वहां पर बलात् ऊर्ध्वम नयतुयत, वहां पर हम दोषों को ऊपर लेके जाएंगे, तो वहां पर वात की गति विरुद्ध हो जाएगी। अगर हमें वहां पर अभी ये रिसेंटली मेरा लास्ट अभी जो करंटली और एक आयुर्वेद का कोर्स चल रहा है उसमें एक मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट 15 डेज पहले, कि उनका पेशेंट था, उन्होंने कहा कि मैंने स्नेहन किया है पेशेंट का, स्वेदन किया है, अभी उनको कल मुझे विरेचन देना है लेकिन आज उनके पीरियड्स आ गए, तो मैं क्या करूं, तो शुड आई गो फॉर विरेचन और नॉट। तो मैंने उनको क्या कहा कि हम विरेचन कर रहे हैं इसलिए उनका माइल्ड विरेचन दे सकते हैं, वी शुड नॉट स्टॉप, क्योंकि आपने स्नेहन करके स्वेदन करके दोषों को कोष्ठ में लाया है, लेकिन हम वहां पर अनुलोमन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वहां पर जो पीरियड जो चल रहे हैं उसको हम वहां पर रोक दें। तो उनका विरेचन भी हुआ, और विरेचन के बाद उन्होंने रिजल्ट्स भी शेयर किए कि उस पेशेंट को अच्छे से पीरियड्स का फ्लो भी आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और पहले जो फ्लो अच्छी तरह से नहीं होता था वो हो गया। एंड ड्यूरिंग पीरियड्स हमने वहां पर माइल्ड विरेचन करवाया, क्योंकि हमने वहां पर सारा जो प्रबंध था दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने का ऑलरेडी करके रखा था। लेकिन अगर वहां पर वमन करने की चीज होती तो मैं कहता कि वहां पर वमन आप मत करो, वहां पर उनको एक मृदु अनुलोमन दे के छोड़ दो, फिर वापस से स्टार्ट करो बाद में अगर शोधन आपको करना है तो इसके लिए आपको समझना यह है कि गति के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर वहां पर शाखा कोष्ठ गति के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसको आप समझो तो सारे क्वेश्चन के जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। यस। So should I take questions further or can we shift it for tomorrow? एक दो है तो अगर अभी जो बताया उसको छोड़कर अगर कुछ रहेंगे तो फिर देखेंगे, अगर जो अदर टॉपिक से रिलेटेड है तो उस टॉपिक में हो जाएंगे। So next question Udit ji का है, sir what is the reference of para and sympathetic and parasympathetic nervous system and dosh gati?
तो ऐसा तो कोई रेफरेंस है नहीं। मैंने जब एमडी में पंचकर्म के ऊपर मैं काम कर रहा था, मेरा एमडी पंचकर्म हुआ है, तो मेरी जो फाइनल की वाइवा थी, तो उस टाइम मुझे उस 2-3 महीने पहले से मैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर सोच रहा था। तो मैंने वो सारा एक लिख के रखा था कि कोष्ठ गति इज मिमिकिंग विथ पैरासिम्पथेटिक और शाखा गति इज मिमिकिंग विथ सिंपथेटिक। उसके बारे में मैंने बहुत सारे यूट्यूब से वीडियोस भी डाउनलोड करके रखे थे, बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़ के रखे थे। आर्टिकल यानी सिंपथेटिक की अलग उसका ऐसा कोरिलेटिंग कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे थे ड्यूरिंग फाइनल वाइवा, तो उनको मैंने ये बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा। ये सारी चीजें आप जो बता रहे हो तो ये प्रॉपर तरीके से कोरिलेट हो रही है। और आई वाज आल्सो थिंकिंग सिमिलर वे, ऐसा उन एग्जामिनर ने मुझे कहा कि मैं भी इसी तरह से विचार कर रही थी। और आपने अभी जो उन्होंने कहा कि मेरे ड्यूरिंग वाइवा में, जब वाइवा ले रहा था तो मैं उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं उस टाइम मेरा वाइवा से उठ के एक लैपटॉप मेरा जो था बैग में लेकर आया, फिर उसके वो जो यूट्यूब के वीडियोस थे मैंने देखे थे, उसका जो कोरिलेशन मैंने किया था वो सब मैंने उसको लैपटॉप पे एक्सप्लेन किया। That was not related to my thesis. Still, she gave me half an hour extra for that explanation. तो उसमें वो मुझे थोड़ा सा कोरिलेशन अच्छे से समझ में आया। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है। चरक तो नहीं बताएंगे ना सिंपैथेटिक के बारे में या पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, या सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जिन्होंने बताया वो शाखा कोष्ठ गति के बारे में नहीं बताएंगे। सो दैट वाज माय कोरिलेशन एज पर माय नॉलेज। तो मुझे लगता है कि ये सही बैठता है और ये हर एक जगह पर लॉजिक काम करता है। अगर आपको कहीं लगता है कि ये नहीं काम करता है तो इट मे बी इन 1 to 5% ओनली, 90 to 95% दिस वर्क्स। तो आप भी देख सकते हैं कई बार क्या क्या होता है। So last question, कीर्ति जी का है, Virechan and Basti in both doshas are expelled through anal region, but still how both act on different doshas? हाँ डेफिनेटली ना, आप कहाँ से दे रहे हो, अभी बस्ती कितना ऊपर जाएगा, बस्ती तो कोष्ठक में लार्ज इंटेस्टाइन तक ही जाएगा, उसमें अब मात्रा भी डिपेंड करती है। वहां पर स्नेहन आप कर रहे हो, पित्त का साइड कहाँ है, द्वितीय अवस्था पाक में पित्त तैयार होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ग्रहणी में, उसको आप अगर बाहर निकालते हो तो फिर वो किस तरह से काम करने वाला है, और बस्ती में आप किस तरह ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, जब हम कोई भी डिसीज या कोई भी विरेचन लेंगे और बस्ती लेंगे तो उसमें ये सारा जो कोरिलेशन अभी हमने सिर्फ एक ही देखा है ऐसा नहीं है। हम हर एक पंचकर्म में उसका मॉडर्न साइंस के साथ किस तरह से कोरिलेशन हो सकता है, ये हर जगह हम देखने वाले। स्नेहन में भी लेप्टिन ग्रेलिन क्या होता है, उसमें भी लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर हमने सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सीखा है, क्योंकि ज्ञान कोई भी स्पैथी का हो, कोई भी साइंस का हो, वो गलत नहीं होता है, वो मैच्योर होते रहता है, लेकिन उसको कोरिलेट करना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऐसा नहीं कि हम इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा समझने में आसान कर रहे हैं। ये थोड़ा नॉलेज जो है हम जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक हमने जिस भाषा में सीखा है उस भाषा में इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन पंचकर्म करते वक्त अगर इसको हम समझेंगे, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेंगे तो दिस इज वी आर इंटीग्रेटिंग, इस तरह से कुछ नहीं है। हम वहां पर पैरासिटामोल दे रहे हैं या फिर कुछ भी दे रहे तो वो भी गलत नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन वो भी कुछ रसवीर्य विपाक रखता है ना, पैरासिटामोल हो जो भी हो तो उसका भी कुछ ना कुछ मेडिसिन है, उसका भी कुछ ना कुछ रसवीर्य विपाक है, तो वो भी हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ एक्ट करता है ना, इन टर्म्स ऑफ दोष धातु मल रस वीर्य विपाक। तो उनको समझना भी इंपॉर्टेंट है। उनको अगर हम नहीं समझ पाते हैं, सिर्फ हम इसी सोच में रहते हैं कि ये पैरासिटामोल एलोपैथी का है और क्या कहते हैं त्रिभुवन कीर्ति आयुर्वेद का है, तो इस तरह से ये इतने इसमें नहीं रहना है। हमारे दिमाग के जो पर्दे है वो खुले होने चाहिए और सब कुछ हमें खुली आंखों से देखना चाहिए। यस I think sir, आज का टाइम हो जाने की वजह से we can stop this today and we can continue. Once again sir, thank you so much for such amazing and wonderful session. I'm not saying it just for sake of saying it, but it was an amazing session और बहुत सारे वैद्यों के same comments हैं. So on behalf of everyone, I would like to thank you again for your time and effort, sir.